चलो करो। So गुड इवनिंग एवरीबॉडी। विकास सर आप कुछ बोलिए, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। okay. So on behalf of IMA Gondia, I invite everyone, all of you, for our part 2 webinar on COVID-19 awareness and treatment. So we have an eminent speaker. I think Dr. Sanjay will take over the proceeding, and Dr. Sanjay, Piyush and Gaurav will be our coordinator, and they will conduct the CME. Thank you. थैंक यू विकास सर। आज पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है, लेकिन जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इसी ब्रीद वाक्य के साथ आज हम हमारा वेबिनार पार्ट 2 शुरू करते हैं। पीयूष। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के अपने वेबिनार ये कंटिन्यूटी है अवेयरनेस प्रोग्राम आईएमए गोंदिया की तरफ से। तो टीम की तरफ से मैं आज स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर घनश्याम तुर्कर सर, पास्ट आईएमए प्रेसिडेंट एंड सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गोंदिया। हमारे दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर अपूर्वा कुलते मैडम, फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। डॉक्टर मनोचिकित्सक डॉक्टर शिबू आचार्य सर, consultant psychiatrist practicing in Gondia, and our own Dr. Vikas Jain sir, IMA president. These are our panelists for webinar part 2. I will be moderating the session along with Dr. Sanjay Bhagat sir and Gaurav Agrawal. In last week, we have started this program, and today we are continuing the same program. You can also, if you have missed the program, अगर आपने पिछले हफ्ते ये प्रोग्राम नहीं देखा है तो आप इस IMA YouTube चैनल पे जाके पहला पार्ट वेबिनार का देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर विकास जैन सर से कि पहले पार्ट का जो फ्लैशबैक है जो हमने 22 अप्रैल को देखा था, उसे एक शॉर्ट में थोड़ा सा बताएंगे अपने को। थैंक यू पीयूष। लास्ट टाइम हमने 22 अप्रैल को जब हमने वेबिनार फर्स्ट टाइम चालू किया था, तो हमारा स्टार्टिंग और प्लानिंग यही था कि हम लोग इसके अवेयरनेस और बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। तो उस समय सबसे पहली चीज जो मैं हर बार और हम सभी पैनलिस्ट कहना चाहेंगे कि कोविड से डरे नहीं। पैनिक होने से प्रॉब्लम बढ़ता है, रिलैक्स रह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना है, कोविड से डरना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड हमारा जो डिस्कशन हुआ था कि हमने कौन सी टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला हमारी चीज हमें ध्यान में रखना है कि अगर मैं टेस्ट पॉजिटिव हूं, अगर मैं एंटीजन मेरा टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, तो मुझे आरटीपीसीआर या सीटी थोरेक्स कंफर्म करने के लिए करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक टेस्ट भी अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स आई एम पॉजिटिव और मुझे उस लाइन पे आगे बढ़ना है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो बार बार आप एंटीजन के बाद में आरटीपीसीआर के लिए वहां पे फिर से लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं, और वो टेस्ट अगर नेगेटिव आ गया तो मैं कंफ्यूजन में जा रहा हूं, ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड मैसेज था कि आप कोई भी एक टेस्ट करिए। एंटीजन में 30% सेंसिटिविटी है, लेकिन अगर एंटीजन पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव है। आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी 60% है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो मरीज 100% पॉजिटिव है। सीटी थोरेक्स की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, बट अकॉर्डिंगली कोविड वार्ड में उस बेसिस पे एडमिशन नहीं मिल पाता है। फिर तीसरा जो था कि अगर हम लोग टेस्टिंग हो गए हैं तो उसके बाद में हमको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आप को अपने बाकी दुनिया से दूर हो जाना है। अननेसेसरी हमने अपने इन्फेक्शन को दूसरे से स्प्रेड नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हम टेस्ट पॉजिटिव हुए तो कुछ बेसिक चीजें हमें कर लेनी है, जैसे आइसोलेट होना है, हमेशा अपने पास फिंगर प्रोब रहना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर जिसमें हम रेगुलर अपना सैचुरेशन देखते रहे, जो कि 95-96 के अबव रहना चाहिए। और बेसलाइन अगर सैचुरेशन हमने देखा हुआ है, अगर मेरा सैचुरेशन 96 है या 97 है, तो मैं हमेशा कोशिश रहेगी कि मेरा सैचुरेशन वही दिखे। अगर उससे कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एट द सेम टाइम हमें डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। टीवी पे रामदेव बाबा के जो प्राणायाम और योगासन सिखाते हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। थर्ड चीजें जो बताई गई थी, 6 मिनट वॉक टेस्ट डेली करना है।
आवाज मत तेरी मम्मी खोली ना वहां। 6 मिनट वॉक टेस्ट करना है। 6 मिनट वॉक टेस्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में उस दिन डिस्कशन किया था कि मरीज को पहले पल्स ऑक्स लगा के, पर्सन को पल्स ऑक्स लगा के अपना सेचुरेशन देखना है, जो बेसिक सेचुरेशन देखेंगे। उसके बाद में 6 मिनट तक वॉक करना है और देखना है सेचुरेशन कम तो नहीं होता है। नॉर्मल एक्सरसाइज और वॉकिंग में लंग का कंप्लायंस बढ़ता है तो सेचुरेशन या तो सेम रहेगा या बढ़ेगा। अगर वो कम हो रहा है और 3% से कम हो रहा है, जैसे मेरा रेस्टिंग 96 था और वॉकिंग के बाद में 93 या उससे कम हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरे लंग में इन्वॉल्वमेंट आ गया, मेरे फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट आ गया है। ऐसी सिचुएशन में मुझे इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्ट करना है। तो इन चीजों के बारे में हमें जरूर देखना है। 6 मिनट वॉक टेस्ट, पल्स ऑक्सीमीटर और डेली एक्सरसाइज, ये 3 चीज हम करते रहेंगे। फिर हम लोगों ने 1-2 चीजें और भी बात किए थे कि उसी समय अपने फिजिशियन से बात करेंगे और एक बेसलाइन ब्लड टेस्ट जो माइल्ड केस में हम लोग करते हैं, सीबीसी, सीआरपी, ब्लड शुगर, बेसिक लीवर फंक्शन टेस्ट और बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट, ये हमेशा अपने पास बेसलाइन रहना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। अगर माइल्ड केस है और कोमॉर्बिडिटी अगर साथ में आ रही है तो इसका मतलब है कि हम हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। हमने कुछ और भी डिस्कशन किया था किड्स से रिलेटेड, कि बच्चों से रिलेटेड हमने बात की थी कि अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसे अपने मम्मी के पास ही रहना चाहिए। अगर वो मम्मी की जगह दादा बाबा दादी के पास में जाता है तो बच्चे से इन्फेक्शन सीनियर सिटीजन को जाने का डर रहेगा जो हाई रिस्क हो जाते हैं, तो उसे अपनी मम्मी के पास ही रहना चाहिए। सेकेंड, बच्चों से रिलेटेड एक और बात हमारी हुई थी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो बच्चे को फीड करा सकती है, क्योंकि मिल्क के थ्रू ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं होता। बट यही है कि मदर को फीड कराने के पहले हमेशा एक तो हैंड क्लीनिंग करना है, दूसरा मास्क पहनना है, जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। हम लोग जब फिनिशिंग कर रहे थे तो एंड पॉइंट हमने दिया था कि ये तो अपना बेसिक चीजें हो गई, बट रेड फ्लैग साइन कुछ ऐसी चीजें हमेशा घर पे रहते हुए हमें ऑब्जर्व करनी है। जैसे सेचुरेशन मेरा 94% से कम हो रहा है। अगर सेचुरेशन 94% से कम हो रहा है, इसका मतलब है कि मुझे सोचने वाली बात है, चिंता की बात है। अगर मुझे लगातार 48 आवर्स तक के फीवर आ रहा है, मुझे लगातार 48 आवर्स में कफ बढ़ रहा है या श्वास फूल रही है, तो ये मेरे लिए सोचने वाली बात है, ये टेंशन वाली बात है। ये सब हम लोग माइल्ड सिम्टम्स के साथ में रेड फ्लैग साइन कंसीडर करते हैं। और अगर ये सब साइंस अगर पॉजिटिव हुए तो हमें इमीडिएटली स्पेशलिस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और उस लाइन पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही सब बातें करते हुए और कुछ रेमडेसिविर के बारे में बात करते हुए हमारी लास्ट टाइम की पार्ट कंप्लीट हुआ था। मुझे संजय ने आगे कंटिन्यू करना चाहिए। थैंक यू विकास सर। अभी मैं थैंक यू विकास सर फ्लैशबैक बताने के लिए। मैं एक अभी बेसिक चीज बताना चाहता हूं कि सबके घर में आजकल ये पल्स ऑक्सीमीटर है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं और पेशेंट की पल्स देखते हैं, यानी हृदय के ठोके इसमें दिखते हैं। जैसे ये पल्स ऑक्सीमीटर में 97 ऊपर 97 सैचुरेशन दिख रहा है और 84 पल्स दिख रहा है। तो पल्स जो रहता है, हृदय के ठोके जो 60 से 90 के बीच में नॉर्मल रहते हैं। ऐसा नहीं करना है कि मेरे 72 ही ठोके रहना चाहिए। और ये पल्स ऑक्स हमने अच्छे से लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि एक बेसिक बात है, अगर हमने अच्छे से पल्स ऑक्स नहीं लगाए तो सैचुरेशन यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम दिख सकती है। तो एक छोटा सा वीडियो है, इसमें एक आपको रेड ये दिखेगा, अंदर ब्लिंक करते हुए दिखेगा, यानी आपका पल्स ऑक्सीमीटर। कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती है और हम बोलते हैं अरे हमारा सैचुरेशन ही नहीं आ रहा है और हम पैनिक हो जाते हैं। इसमें पैनिक नहीं हो रहा है। जैसे ये पेशेंट का सैचुरेशन 99 दिख रहा है और पल्स 70 दिख रहा है। अगर 95 या 94 के नीचे होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा कम है बोलते हैं, यानी उसको हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऐसे हाइपोक्सिया में आप तुरंत ही क्लिनिशियन की सलाह लें। आपको ये कुछ इस तरह का पल्स ऑक्स रहेगा और यहाँ पे ऑन करने के बाद आपको ये रेड साइन या रेड ब्लिंकिंग साइन जो अभी आपको वीडियो में दिखा है वो दिखते रहेगा। तो पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से यूज करिए, यही हमारी जनता से अपील है। लास्ट टाइम हमने रेमडेसिविर के बारे में काफी कुछ डिस्कशन किया था। इस बार हम हमारे चिकित्सक डॉक्टर कोलते मैम, उनको एक बार बस एक मिनट का एक शॉर्ट रेमडेसिविर, क्योंकि रेमडेसिविर अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो वो कोई संजीवनी नहीं है। तो इस बारे में हमारे चिकित्सक कोलते मैम क्या कहना चाहेंगे,
तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इस बार कुछ और ज्यादा लोग जुड़े हैं हमारे साथ, इसलिए उनके बेनिफिट के लिए रेमडेसिविर के बारे में मैडम प्लीज 1 या 2 सेंटेंस बताइए। बोलते मैडम। थैंक यू संजय। रेमडेसिविर के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों से कि रेमडेसिविर, जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं कि ये संजीवनी नहीं है, लोग जिस तरीके से रेमडेसिविर के पीछे भाग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब दुख देने वाली बात हो रही है। ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है इसका। तो रेमडेसिविर शुरू के 9 दिनों में ही, और ज्यादा सीरियस जो पेशेंट्स है, ज्यादा तकलीफ वाले, उनको ही देने में ज्यादा फायदा हो सकता है। इसका रोल अभी बहुत ज्यादा जो रिसर्च हो रही है उसमें बहुत कुछ खास रोल है उसका, ऐसा जरूरी नहीं है। और जो गाइडलाइंस हम लोगों को मिल रही है उसमें रेमडेसिविर यूज करना बहुत जरूरी है या कंपलसरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। रेमडेसिविर किसी को नहीं मिला तो उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। आपके डॉक्टर आपको बाकी इंजेक्शंस दे के भी ठीक कर सकते हैं। और बस ये रेमडेसिविर लग गया तो हम बच जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में अभी ज्यादा सोचना ठीक नहीं। थैंक यू मैम, जो आपने मैसेज दिया है कि रेमडेसिविर ये कोई संजीवनी नहीं है, और इसके बारे में अगर आपको आराम से मिलता है तो लगा लीजिए, नहीं मिलता है तो अननेसेसरी इसके पीछे मत भागिए। धन्यवाद मैम। पीयूष। विकास सर कुछ कहना चाहेंगे? विकास सर। हाँ जी जी सर, जैसा मैडम ने बताया, रेमडेसिविर बिल्कुल संजीवनी नहीं है। हमें बहुत ज्यादा उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। और गोंदिया में तो वो अभी कलेक्टर ऑफिस के तरफ से अवेलेबल हो रही है, और हमें प्राइवेट में कहीं भी मेडिकल स्टोर में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो उसके बारे में हमें बहुत भागना ही नहीं चाहिए। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा और वो अपने तरफ से ही लगा पाएगा। थैंक यू सर। तो लास्ट टाइम हमने बेसिक इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इनिशियल जो हम लोग टेस्ट करते हैं, सीबीसी, सीआरपी, जो हमने अभी फ्लैशबैक में भी देखा है। तो अभी कुछ टेस्ट है जो अभी ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब, यानी सभी पूरी दुनिया में सभी को पता है कि डी डाइमर क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं। तो इसमें बस बहुत शॉर्ट में हम हमारे चिकित्सक जो कुलते मैम है उनसे जानना चाहेंगे कि डी डाइमर का रोल क्या है और कब करना चाहिए। बहुत ही बेसिक, सो दैट कि एक लेमैन को, यानी नॉन मेडिको इंसान को ये समझ जाए कि डी डाइमर क्या है, उसका रोल क्या है और उसकी कब जरूरत होती है। थैंक यू। ये डी डाइमर जो है, ये हमारे शरीर में कभी क्लॉट्स बनते हैं, यानी खून के थक्के बनते हैं। तो ये खून के थक्के बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये जानने के लिए हम लोग डी डाइमर की टेस्ट करते हैं। यानी खून के थक्के बन रहे हैं तो डी डाइमर हमारा बढ़ के आएगा, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 0.5 रहती है। अगर ये बढ़ना चालू हुआ तो हमने ये समझ लेना चाहिए डॉक्टर लोगों ने कि कहीं ना कहीं पेशेंट के बॉडी में खून के थक्के जम रहे हैं। अब ये डी डाइमर हम लोग ज्यादा करके जो पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस जिनकी है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, ऐसे लोगों में हम लोग करना चाहते हैं डी डाइमर का टेस्ट। या फिर रेड फ्लैग साइंस जिनको दिखते हैं, जैसे अभी डॉक्टर विकास ने बताया कि जिसका ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स का, या फिर जिसका हार्ट रेट यानी पल्स रेट बढ़ रहा है, ऐसा पेशेंट, ऐसे लोगों के जिसकी सांस ज्यादा फूल रही है, जिसको बहुत ज्यादा खांसी है, ऐसे कुछ मरीज जो रहते हैं, उनके लिए हम लोग सिलेक्टेड डी डाइमर की टेस्ट बहुत बार करवाते हैं। डी डाइमर जब बढ़ता है तो इसका इलाज करने के लिए हमारे पास कुछ इंजेक्शंस, टैबलेट्स रहते हैं जो हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। अगर डी डाइमर बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि ये पेशेंट को थोड़ा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उसे हमें कम करने की जरूरत है। और इसे बार बार टेस्ट भी करना पड़ता है। 48 से 72 घंटे में हम लोग इसका रिपीट टेस्ट करते हैं। जैसे आज हमने किसी पेशेंट का किया है और वो थोड़ा सा हमें ज्यादा लगा, 0.5 से ज्यादा लगा, 1 लगा या 1.5 लगा, तो उसका इलाज चालू करने के बाद 2 से 3 दिन में, यानी 48 to 72 आवर्स में हम लोग इसको रिपीट करते हैं। तो ये डी डाइमर का टेस्ट हम लोग को रिपीटेडली करना पड़ता है, मतलब बार बार करना पड़ता है, देखने के लिए कि हम जो इलाज कर रहे हैं उसका असर भी आ रहा है या नहीं।
इसके लिए हम लोग डी डाइमर करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स। मैम उसी तरह हम आपसे जानना सीआरपी के चाहेंगे बारे जी मैम, उसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या क्या होते हैं और ये टेस्ट हमें कब करानी चाहिए? इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी सीआरपी, सीरम फेरिटिन, ये जो टेस्ट है ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम लोग ज्यादा करके करते हैं। सीआरपी और सीरम फेरिटिन, कभी कभी IL-6 भी करते हैं। मोस्टली तो ये 2-3 चीजें करते हैं। IL-6 बहुत कॉस्टली रहता है, सीआरपी और फेरिटिन करने से हमारा काम बन सकता है। सीआरपी भी इंडिकेट करता है, अगर सीआरपी नॉर्मल है तो उस पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे जैसे अगर सीआरपी बढ़ता है, हम लोग हर 2-3 दिन में सीआरपी टेस्ट करेंगे, अगर सीआरपी बढ़ते हुए दिखता है तो हमको समझ में आएगा कि डिजीज प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब कोरोना का ये मरीज और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स में जा रहा है। अगर सीआरपी पहले ज्यादा है और फिर 2-3 दिन के बाद कम होना चालू हो जाता है हमारे ट्रीटमेंट के बाद में, तो ये हम लोगों को जो डिजीज प्रोग्रेशन है वो डिजीज कम हो रहा है कि नहीं ये भी हमें समझाता है। सेकेंडली सीआरपी हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस किसी पेशेंट्स में ज्यादा होने वाले हैं कि नहीं ये हमें दर्शाता है। अगर ये ज्यादा है तो, जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं हम लोग, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, एकदम एंड स्टेज सॉर्ट ऑफ, जो आखिरी की स्टेज बोलते हैं ना, वो साइटोकाइन स्टॉर्म रहता है। उसमें लिवर, किडनी, लंग्स और बाकी ब्रेन, सभी पे इतना असर हो जाता है कि ऐसे पेशेंट्स बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। इसलिए सीआरपी, फेरिटिन, ये सब चीजें हम लोग जब करते हैं तो हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म को जल्दी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, यानी हम लोग समझना चाहते हैं कि ये पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में जाएगा। अगर हम लोग इसको पहले ही रोक देते हैं, हमें पहले ही मालूम चल जाता है कि सीआरपी बढ़ रहा है, तो इससे पहले ही ट्रीटमेंट करके स्टेरॉइड्स वगैरह देके हम लोग ट्रीट करते हैं और साइटोकाइन स्टॉर्म और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक्स अ मैम। लॉट। तो अभी हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के बाद नेक्स्ट इमेजिंग पे जाएंगे। इमेजिंग यानी एक्सरे या सिटी स्कैन, जो एक बहुत महत्व का इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसका आजकल ऐसा हमें लग रहा है कि उसका ओवर यूज भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा कोई भी जाके सिटी स्कैन कर लेता है कोरोना डायग्नोसिस के लिए या सिम्टोमेटिक के लिए। तो इस बारे में हमें और ज्ञान प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर घनश्याम तुरकर सर जुड़े हुए हैं, जो कि गोंदिया के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं। तुरकर सर। थैंक यू संजय। हाँ, गुड इवनिंग ऑल। मेरा आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है? हाँ सर, वेरी मच हाँ, ऑडिबल। ठीक है। तो इस चर्चा सत्र में मुझे एक जिम्मेदारी जो दी गई है कि HRCT लंग क्या है और चेस्ट एक्सरे क्या है। तो मेनली चेस्ट एक्सरे तो सभी को पता है कि एक इमेजिंग मॉडलिटी है, छाती का एक एक्सरे होता है। तो छाती के एक्सरे पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन HRCT लंग क्या होता है और HRCT लंग कब करना चाहिए और ऐसा HRCT लंग क्यों करना चाहिए, और कई बार जो अभी बार बार HRCT हो रहा है, रिपीट HRCT हो रहा है, वो क्यों करना चाहिए। और फिर एक और चीज बढ़ती जा रही है कि पेशेंट खुद चाह रहा है कि आज मेरा HRCT हो जाए, मेरे को ये देखना है मेरे को कोरोना है या नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें इस छोटी सी चर्चा सत्र में मुझे जिम्मेदारी दी है, जो डिफिकल्ट होगा एक्सप्लेन करना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। तो HRCT हर कोविड पेशेंट या हर कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट में करना जरूरी नहीं है। दूसरा, क्यों करना चाहिए? अगर HRCT आपने उस समय करना चाहिए जब पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर इलनेस है, और एक्चुअली HRCT एडमिटेड पेशेंट और सीरियस पेशेंट के लिए थोड़ा सा रिजर्व रखना चाहिए। HRCT एक ऐसी मॉडलिटी है जिसका यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन और डॉक्टर्स के अंडर ही होना चाहिए, जब और ज्यादातर जब पेशेंट को काफी मॉडरेट टू सीवियर कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं उस समय। दूसरा आप कब कर सकते हैं? जब आपके एरिया में या आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर RT-PCR फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या RT-PCR फैसिलिटी में जो रिपोर्ट मिल रही है वो काफी देर हो रही है और पेशेंट को कोई इमरजेंसी और कुछ समझना है जल्दी
कि HRCT पर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा, करने का दिन होता क्या है कि HRCT, आप सभी पेशेंट आजकल ऐसा हो रहा है कि पहला दिन हुआ, कुछ सर्दी हुई, खांसी हुई, लोग सोचते हैं कि मैं HRCT करा लूं, HRCT में पता चल जाएगा कि मेरे को कोरोना है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। HRCT पहले दिन आपको सीधे बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि HRCT पहले 3 दिन, अगर आपको आज सर्दी खांसी है थोड़ी और हल्का फीवर है, तो पहले 3 दिन तो HRCT एकदम नॉर्मल आ सकता है, और 50% केसेस में HRCT 5वें दिन तक भी नॉर्मल आ सकता है। इसीलिए HRCT जो रिजर्व रखा गया है, अगर पेशेंट को खांसी है, बुखार है और काफी ब्रेथलेसनेस है, यानी काफी दम भर रहा पेशेंट का, तो HRCT कराइए, यानी मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में चला गया। अब अगर माइल्ड और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट में HRCT कुछ कंडीशन में किया जाता है, अगर पहले से आपको पता है या पहले से आपके डॉक्टर्स को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर मुझे डायबिटीज है, सर मुझे कोई दूसरा प्रॉब्लम भी है साथ में, और डॉक्टर्स को लगता है, आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट को लगता है कि नहीं अभी माइल्ड है लेकिन ये कंडीशन एकदम से पेशेंट को तकलीफ दे सकती है आगे, तो वो जब आपको एडवाइस करते हैं HRCT करने के लिए, तब कीजिए। अब टाइमिंग ऑफ HRCT जो होता है, किस दिन करना चाहिए HRCT, तो HRCT अगर डॉक्टर को लग रहा है तो आप जिस दिन आपको एडवाइस करा उसी दिन कराइए, लेकिन आप ऐसे सेल्फ ही करना चाहते हैं तो 5 दिन के पहले तो मत कराइए, क्योंकि 6वें दिन से HRCT का जो एक्यूरेसी है वो 95% पर चला जाता है, और 5वें दिन, तीसरे से 5वें दिन वो 50% केसेस में ही बता सकते हैं कि इससे कोरोना डायग्नोस हो सकता है। अब दूसरा ये है कि वेदर इट शुड बी यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोरोना। तो RT-PCR जो है इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, और RT-PCR पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया जाना चाहिए कोरोना के डायग्नोसिस के लिए। HRCT लंग डायग्नोसिस के लिए नहीं काम में आना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि कुछ कंडीशन में जैसे बता दिया है मैंने। और दूसरा, अगर आपके एरिया में बिल्कुल ही RT-PCR फैसिलिटी या रैपिड एंटीजन टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है, किसी कारण से आप नहीं करा रहे, तो डेफिनेटली HRCT इज हेल्पफुल, HRCT करना चाहिए उस समय। अब आता है कि अ, जो मैनेजमेंट पॉइंट पर आ रहे हैं आप, मैनेजमेंट में कितना हेल्प लगता है, तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा इसका रोल आ रहा है आजकल। और सबसे बड़ा क्या हुआ कि जब डेवलप कंट्रीज जो थी, डेवलप कंट्रीज ने HRCT लंग पर उतना जोर नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों के पास RT-PCR फैसिलिटी शुरू से अवेलेबल थी। जब हमारे यहाँ फर्स्ट वेव आई तो हम लोग उतना RT-PCR फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाए पेशेंट को, इसीलिए HRCT लंग का हमारे यहाँ काफी यूज हुआ। HRCT लंग हमारे यहाँ काफी यूज में आया, और HRCT लंग हमारे डॉक्टर्स को ऐसा लगा कि ये काफी यूजफुल है, और डेफिनेटली यूजफुल है पेशेंट को फॉलो अप करने में, थोड़ा बहुत मैनेज करने में। लेकिन जब आपके डॉक्टर को लगता है तब, ऐसा नहीं कि आपको आज बुखार आ गया, आपने 0 डे पे एक CT कर लिया। हाँ विकास। नहीं नहीं सर। अच्छा, आपको एक कंप्लीट। 0 डे पर ऐसा लगा कि मुझे लग रहा है कोरोना है, तो आपने एक CT कर लिया। तीसरे दिन आप फिर पहुंच गए डॉक्टर के पास, या खुद ही पहुंच गए मुझे CT करना है। 5वें दिन आपने फिर CT करा लिया, 9वें दिन आपने फिर CT करा लिया, और अब आपको लगता है कि 14 दिन पूरे हो गए तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा कोरोना पूरा गायब हो गया कि नहीं, मैंने जो दवाई लिया हूँ। तो ये जो सोच है ये नहीं होनी चाहिए। CT कराइए, CT करने के लिए आपको डॉक्टर जब बोलते हैं जरूर जाइए। अब दूसरा इसमें एक और चीज आती जा रही है, CT स्कैन का हवा ऐसा बन गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंड वेव में भी हमारे डॉक्टर्स को और मेडिकल फैटर्निटी को इस चीज पर जाना पड़ा, क्योंकि हर जगह RT-PCR इमीडिएटली नहीं मिल रही है, और एकदम से आया सेकेंड वेव, प्रेडिक्शन से जरूरत से ज्यादा तेजी से आया। सभी लोग सोच रहे थे अप्रैल एंड में आएगा, लेकिन इसने काफी तेजी से फरवरी एंड से ही करीब करीब शुरू होना चालू कर दिया था, और बहुत तेजी से तहलका मचा दिया। और काफी प्रिपेयरनेस जो होनी चाहिए थी, यानी अथॉरिटीज की और सभी चीजों की, वो नहीं रही। RT-PCR फैसिलिटी उतनी तेजी से अवेलेबल नहीं हो पाई, इसीलिए फिर से CT स्कैन को यूज हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि CT स्कैन सेंटर्स ओवरबर्डन होते जा रहे हैं। CT स्कैन सेंटर्स के सामने भीड़ इस तरीके से जमा हो रही है कि पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि आज मेरा CT नहीं हुआ तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर माइल्ड सिम्टम्स है या आप असिम्टोमेटिक है, आप 5वें से 6वें दिन में CT करा सकते हैं अपने डॉक्टर से प्रॉपर एडवाइस लेकर।
आप अगर सीटी आपके डॉक्टर ने बोली दिया आप कराओ और मेरे को दिखाओ, या आजकल जैसे कुछ कोविड केयर सेंटर भी बोल रहे हैं कि आप सीटी लेके आओ तभी आपको हम रखते हैं, उस कंडीशन के लिए भी आप एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए अपने सबसे पास के सिटी स्कैन सेंटर में। वहां पर आप एक अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, आराम से जाइए। धूप अभी गर्मी भी शुरू हो चुकी है, कृपा करके धूप में वहां पर जबरदस्ती लाइन में मत खड़े रहिए। आपको कोरोना से ज्यादा खतरा सनस्ट्रोक का हो सकता है। आप वहां पर लगातार खड़े रहकर डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं, वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोरोना आपको उतना परेशान नहीं करेगा, ये चीजें आपको परेशान कर सकती है। तो इसीलिए आप सिटी स्कैन सेंटर्स में जो भी काम करने वाले लोग हैं उनसे कोऑपरेट कीजिए, उनके साथ जाकर अपना अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने एक कंफर्ट जोन में एक सीटी कराइए, वहां मत खड़े रहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरा, इससे डिसएडवांटेज और एक है कि आप अगर वहां 40 50 60 लोग खड़े हो जाते हैं सीटी स्कैन के सामने या कहीं पर भी, तो आप एक इनडायरेक्टली क्राउड खड़ा कर रहे हैं। आपको सबसे पहला मैसेज जो भूल रहे हैं कि आपको खुद को आइसोलेट होना है अगर आप बीमार हैं, या आप बीमार नहीं है तो आपको लोगों से दूर रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सीधे सीधे टूट रही है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको आप अवॉइड कीजिए और इससे एक दूसरे के क्रॉस इन्फेक्शन और मत बढ़ाइए, है ना। दूसरा, सीटी स्कैन मशीन्स पर भी इतना बर्डन आ रहा है कि सीटी स्कैन मशीन्स को प्रॉपर सैनिटाइज करना है, प्रॉपर क्लीन करना है, उसके लिए भी टाइम चलता है, टाइम लगता है। तो सीटी स्कैन सेंटर्स वालों को टाइम दीजिए, आप 1 घंटे में 4 से 5 सीटी स्कैन करने दीजिए उनको। आप अपॉइंटमेंट लीजिए और अगर आज नहीं हो सकता दूसरे दिन करा लीजिए। और रिपोर्ट्स के लिए भी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा जो एकदम से सीटी हो गया तो टेक्नीशियन से ही पूछ रहे स्कोर, और स्कोर सुन के फिर घबरा जाते हैं कि स्कोर मेरा ज्यादा हो गया है, ऐसा हो गया है। तो ये मत कीजिए, आप प्रॉपर रिपोर्ट लीजिए सिटी स्कैन सेंटर से, प्रॉपर वो रिपोर्ट जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए, फोन पर मत बताइए, है ना। आपके डॉक्टर्स भी ओवरबर्डन है। आपने आपने देखा कि आपका सीटी स्कोर ये आ गया, फलाना आ गया, आपने इमीडिएट फोन कर दिया, डॉक्टर भी परेशान कि भैया ठीक है ऐसा है, चलो अभी आ जाओ। अब डॉक्टर देख रहा है कि सीटी स्कैन का स्कोर तो क्या रहा है, लेकिन पेशेंट तो बहुत अच्छा है, इसका एसपीओ2 भी बहुत अच्छा है, इसके सभी स्कोरिंग से डरना नहीं है। हाँ, स्कोरिंग स्कोरिंग से से डरना डरना नहीं नहीं है। है। हाँ, और और क्योंकि जो सीटी स्कैन का स्कोर आता है वो जरूरी नहीं है कि आप उससे बहुत सीरियस है। सीटी स्कैन का स्कोर आपका ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप 10वें दिन के बाद सीटी करा रहे हैं तो स्कोर थोड़ा ज्यादा ही आएगा। अब दूसरा इसमें कि आप फॉलो अप स्कैन जो करना चाहिए वो आइडियली 4 से 6 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद ही करना चाहिए, और ईमानदारी से तो 6 महीने बाद करना चाहिए। और अब एक और चीज आ गई है कि पहले एक डर था सबको कि कोरोना, पोस्ट कोरोना फाइब्रोसिस होगा या लंग पैरेन्काइमा काफी डैमेज होगा, लेकिन अभी स्टडीज आ गई है कि जो ओपेसिटीज दिखती है लंग में, जो पैची चेंजेस आते हैं, वो 6 महीने में काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं। और अभी इस पर और बहुत सारा रिसर्च चालू है, लेकिन एक कैलकुलेशन ऐसा आ रहा है कि मोस्टली ऑल द लंग विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल आफ्टर 6 मंथ to 7 years। अभी 7 years का भी बोलना जरा मुश्किल है क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ कोरोना को, लेकिन जो कैलकुलेशन है कि 6 महीने से 7 साल में आपका लंग पूरा नॉर्मल ही होने वाला है। तो इसीलिए बार बार सीटी स्कैन करना भी अच्छा नहीं है। अब इसमें थैंक यू सर। ठीक, सर एक और चीज पूछना था बोलो। कि एक सीटी स्कैन में बोला जाता है कि 200 एक्सरे जितना रेडिएशन जाता है, क्या ये हाँ सच है सर? हाँ, अब मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि जैसे एक चेस्ट एक्सरे करते हैं आप, तो 0.06 मिली सीवर्ट्स का रेडिएशन एक्सपोजर होता है। हाँ, लेकिन आप एक कन्वेंशनल सिटी करते हैं, कन्वेंशनल सिटी बोले तो जो नॉर्मल सिटी स्कैन, एचआरसीटी नॉर्मल सिटी स्कैन नहीं है, मैं वो भी बताता। तो कन्वेंशनल सिटी में ये चले जाता है 13 से 27 मिली सीवर्ट्स, अगर आप थोड़े आप लंग का जांच कर रहे तो। और अगर आप एचआरसीटी कर रहे हैं तो ये 23 से 43 तक 44 मिली सीवर्ट्स तक जा सकता है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि 200 नहीं है। अब आप एक चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं तो वो चेस्ट एक्सरे 400 चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, उस समय आप एक एचआरसीटी लंग कर रहे हैं, तो ये रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, रेडिएशन डोज सीटी बहुत स्कैन ज्यादा होता है। आप जो छोटे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो छोटे डेंटल एक्सरे आते हैं, जो छोटी डेंटल एक्सरे करते हैं, तो ऐसा सोच लीजिए कि 1400 डेंटल एक्सरे हो रहे हैं तो आपका एक एचआरसीटी हो रहा है। तो ये आपको आगे कभी ना कभी ये रेडिएशन एक्सपोजर थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ दे सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर के साथ बहुत से डिसएडवांटेज और बहुत से साइड इफेक्ट्स जुड़े हैं। तो कृपा करके सीटी स्कैन आप प्रॉपर मेडिकल एडवाइस से ही कराएं। ये मेरा हाथ जोड़कर विनंती है सबसे
कि आपको ऐसा कुछ सर्दी खांसी हो गई, बुखार आ गया, या आपको लग रहा कोरोना है, या आप किसी कोरोना के पेशेंट के सामने खड़े हो गए हैं, या गलती से आपको ऐसी जगह पर रहना पड़ गया जहां पर कोरोना होने का डर है, सिर्फ इस डर से तो कम से कम सीटी स्कैन की तरफ मत दौड़िए, HRCT मत कराइए। आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, आपके जो साथ में कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर आपके पास में, उनसे बात कीजिए। और थैंक यू सर। यानी आर्टिफिशियल अपने को बार बार सिटी स्कैन नहीं करना है, डॉक्टर के एडवाइस से करना है, और रिपीटेड सिटी स्कैन बिल्कुल नहीं करना है। अगर सिवियरिटी बढ़ रही है तो ही सिटी स्कैन करना है। बिल्कुल और बिल्कुल। एक सिटी स्कैन से कम 400 एक्सरे का एक्सपोजर हो रहा है। हाँ, तो इससे रेडिएशन हैजार्ड और आगे जाके कैंसर की भी हो सकता है। इसमें संजय एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सभी बड़े-बड़े इसमें बड़े-बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर के एड आते हैं कि एक HRCT का रेडिएशन एक्सपोजर एक चेस्ट एक्सरे के बराबर है ना? तो ये सही हो सकता है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शायद ये जब चेस्ट एक्सरे बहुत पुराने होते थे, जब उनमें रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता था, उससे कैलकुलेशन है ये, है ना? और अभी जो सिटी स्कैन मशीन है बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई, इनमें रेडिएशन डोज कम हो गया, लेकिन कम रेडिएशन डोज भी काफी रहने वाला है। और वो जो चेस्ट एक्सरे कंपेयर हो रहा है, वो उस समय काफी रेडिएशन डोज रहता था, जब पुराने एक्सरे होते थे, जब हम लोग फिल्मों पर लेते थे, जब डार्क रूम में धोते थे, उस समय की जो मशीनें थी उनमें रेडिएशन डोज बहुत होता था। तो थैंक यू सर। यानी अपने इससे भी पॉइंट्स मिसलीड पूरे नहीं होना क्लियर हो गए, पॉइंट्स बहुत क्लियर हो गए। अभी बाकी क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे पब्लिक से, अगर कुछ आते हैं तो। थैंक यू तुरकर सर। ओके। अभी ये कोविड हिरा ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। इसने बहुत सारे मेंटल इशू, डॉक्टर्स से लेके स्टाफ से लेके पेशेंट्स में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिबू आचार्य सर। तो शिबू आचार्य सर जो मानसिक रोग विशेषज्ञ है, जो हमें कुछ चीजें, 2-3 चीजें शॉर्ट में बताएंगे कि लॉकडाउन के वक्त कैसी मन स्थिति हो गई है सबकी, हमारी डॉक्टर्स की, हमारे सभी समुदाय की। पेशेंट कैसा फील करता है आईसीयू में, अगर बाजू में 40 कोविड पेशेंट बैठे हुए हैं और वो अकेला, वो कैसा महसूस करता है और उसने कैसे इजाज़त पाना चाहिए। और तीसरा, ये कोविड होने के बाद की किसी की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, तो इसमें क्या करना चाहिए और इससे कैसे बचना चाहिए, इसके उपाय शिबू आचार्य सर बताएंगे। शिबू सर। Hi Sanjay, thank you very much. Hello everyone. Am I audible, Sanjay? Yes sir, you are very much audible. इस पैंडेमिक के दौर पे जो कॉमन इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम जो लोगों में देखे गए, जो स्ट्रेस अपन जिसको बोल सकते हैं, वो एंजाइटी, घबराहट और चिंता अबाउट अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा, कब तक चलेगा, क्या ये क्वाइट अनसर्टेन है। तो इसकी जो बेचैनी है, इसकी जो चिंता है, ये बहुत लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है। एक कारण ये था। दूसरा, अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक बेचैनी, ये एक स्ट्रेस फैक्टर है, ये स्ट्रेस का कारण है। इस स्ट्रेस के कारण लोगों में अभी जैसे सामान, जैसे अभी मार्केट में आपको मालूम पड़ा, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है। इस सब चीज का शॉर्टेज में अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो मैं क्या करूंगा करके, इस प्रकार का स्ट्रेस। और बाद में पब्लिक का बिहेवियर, बिना मास्क के लोगों में पब्लिक में घूम रहे, गैदरिंग हो रही है, ये सब चीजों को देखकर पब्लिक में स्ट्रेस और एंगर बढ़ते जाता है। तो एंगर, एंजाइटी, वरी, ये सब चीज लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। अब मुद्दा ये है कि अगर आई बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट आप मुझे पूछते हो कि आप साइकियाट्रिस्ट रहने के बाद आपको इस पेंडेमिक में स्ट्रेस है या नहीं, तो मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, ये गलत है। स्ट्रेस सबको है, स्ट्रेस सबको है, और इतना स्ट्रेस रहना इस पेंडेमिक के दौर में नॉर्मल है। इस नॉर्मल स्ट्रेस को आपको डायरेक्ट किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, बेसिकली आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि मेरे को बेचैनी हो रही है, तो यू नीड टू स्पीक आउट। आपको बोलना है, बात करना है अपने दोस्तों से, अपने परिवार में, भाई बहन, माता पिता, जो भी आपके परिजन है आसपास में, उनसे बात करना है। कैसा होता है कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कुकर, प्रेशर कुकर में फ्लेम चालू है, फ्लेम इज एज गुड एज पैंडेमिक समान है, जिसकी गर्मी लगातार चल रही है। प्रेशर कुकर के अंदर एक लिमिट के बाद में जब प्रेशर बढ़ जाता है, स्टीम जब बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली सीटी खुलती है और स्टीम बाहर आता है। ये अपन देखते हैं हमेशा घर पे। तो ये स्टीम जो बाहर जा रहा है, ये आपकी जो टेंस फीलिंग्स है, इमोशंस है, इसको वेंट आउट होने का रास्ता मिल रहा है। तो जैसे आप टेंस आउट फील करते हो, तो आप किसी से बात कीजिए, यू स्पीक आउट, रीच आउट टू समवन। ये बहुत जरूरी है। अंदर अंदर घुटना आपने बहुत गलत हो जाता है। अब किसी को क्या होता है कि यही चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, यानी मतलब उनका तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि वही विचार उनके मन में बार बार चलते रहते हैं।
इसके कारण उनको किसी चीज में मन नहीं करता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस कारण से नींद नहीं आती, भूख नहीं होती, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा रहता है। अगर ये लंबे समय तक लगातार चलता रहा तो फिर आपने आपके कंसल्ट साइकेट्रिस्ट से ऑनलाइन या फिर डायरेक्ट जाके मिल लेना चाहिए। बट प्लीज अगर इस प्रकार की कोई भी लक्षण रहती है तो मेडिकल से जाके कोई नींद की दवा ले लिए या कुछ और दवा ले ली, इस प्रकार का सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल प्लीज मत कीजिए आप लोग। अब जैसे संजय ने, डॉक्टर संजय ने मुझे पूछा है, 3 चीजों पे मुझे बोलना है। लॉकडाउन, बेसिकली लॉकडाउन कैसा है कि अभी आपको 2 दिन की छुट्टी मिली तो घर पे आप पसर के सोते रहते हो, खाली पीली पड़े रहते हो, कुछ नहीं करते, आराम करते हो, कुछ नहीं होता, आपको मजा आता है, खुशी होती है कि भैया आपको छुट्टी मिल गई करके। फिर लॉकडाउन क्यों स्ट्रेस बन गया? लॉकडाउन इसलिए स्ट्रेस बन गया क्योंकि आपको 15 दिन तक के लिए घर पे रहने की आदत नहीं है। दूसरी बात, अभी आपको घर पे जो रहना है ये खुशी से नहीं रहना, मजबूरी से रहना है, जबरदस्ती रहना है। गवर्नमेंट ने आपको फोर्स किया है कि आपको घर में रहना है करके। तो जब आपको फोर्स किया है तो आपका 2 नजरिया हो सकता है उसमें। आप ऐसा सोच सकते हो कि भैया अब तो मेरे को घर पे रहना है, बाहर दोस्तों को यानी मिलने नहीं मिल सकता, घूम नहीं सकता, पार्टी में नहीं जा सकता, मूवी देखने नहीं जा सकता, ये सब चीज आपको नेगेटिव पर्सपेक्शन है। लेकिन अगर उसी चीज का अगर आपने देखने का नजरिया चेंज कर दिया तो ये लॉकडाउन भी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। लाइक आप आज इन्फेक्टेड नहीं हो तो आज आप सिर्फ आपको आज के ऊपर फोकस करना है, पूरे 15 दिन नहीं देखना है, आज के ऊपर फोकस करना है और उसमें आपको अपना मैक्सिमम टाइम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ खेलने में, बात करने में, बाकी इंडोर एक्टिविटीज में, इन सब चीजों में स्पेंड करना है। अच्छी मूवीज देख सकते हो आप, रेगुलर आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना है। अभी जैसे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप जितना मूव हो सकते हो उतना मूवमेंट करते हुए ही, उसका रूल पालन करते हुए घर में आप प्राणायाम कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। इस प्रकार की आपको रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी है। आपकी नींद 6 से 8 घंटा होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम खाना खाना बराबर जरूरी है। मुद्दा इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट ने खुद बोला है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली, एक्चुअली स्पीकिंग मैं बोलूंगा कि ये टर्म गलत है। ये है फिजिकल डिस्टेंसिंग। आपको लोगों से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है, आपको सोशली लोगों से दूर नहीं होना है। हालांकि आप लॉकडाउन हो, आप घर में बंधे हुए हो, लेकिन आपको अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कनेक्टेड रहना है। तो इस समय आप कनेक्टेड रहने के लिए मीडिया यूज कर सकते हो, आपका वीडियो कॉल यूज कर सकते हो, फोन यूज कर सकते हो, जिस तरह से भी आप कनेक्टेड रहना चाहते हो। आपने बिल्कुल लोगों से कनेक्टेड टाइम टू टाइम रह के अपने फीलिंग्स वगैरह उनके साथ शेयर करना चाहिए और उनकी बातें भी आपने सुनना चाहिए। अब मुद्दा ऐसा है, इसके साथ साथ आप म्यूजिक सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। ये चीजें आप जो है कि आप कर सकते हो। जो इसके अलावा कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी खाली पीली का टाइम है, बहुत समय अपने पास, तो वेब सीरीज चालू कर दिए, तो दिन भर लगातार 10-10 घंटे तक, 12-12 घंटे तक आप सीरीज देख रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, जागरण कर रहे हो। उसमें बहुत ज्यादा टाइम आप टीवी पे और सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हो। टीवी की न्यूज लगातार सुन रहे हो जिसमें आपको मालूम पड़ रहा है कि आज इतने केसेस पॉजिटिव आए, इतनी मौत हुई, इतने हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये सब चीज आप नेगेटिव न्यूज को आप जो बार बार जो सुन रहे हो, लगातार सुन रहे हो, ये चीज को आपको कट डाउन करना है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जितनी जरूरत है 15-20 मिनट की न्यूज सुनिए। सोशल मीडिया पे आधे घंटे के ऊपर 1 घंटे के ऊपर टाइम स्पेंड न करें। और सबसे खास बात, सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करने के बाद में आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, जो बहुत सारे रूमर्स रहते हैं। वो रूमर्स को अपन सुन के खुद अपन पैनिक हो जाते हैं और बहुत बार उसी प्रकार के गलत मैसेज को भी अपन फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उस रूमर्स को पहले ऑथेंटिकेट कीजिए, समझ लीजिए कि सही है गलत है करके। और मैसेज फॉरवर्ड करने के पहले भी देखिए कि आप कहीं रूमर को फैला तो नहीं रहे करके। ये बहुत जरूरी है आपका लॉकडाउन के समय पे। इन सब चीजों को अगर आप सिंसियरली करोगे तो शायद आपका जो लॉकडाउन है, आपको मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा टाइम था जबकि आप काम कर रहे थे उससे ज्यादा। अब दूसरी बात, जैसे डॉक्टर संजय ने पूछा मुझे कि कोविड टाइम पे जब कोविड हो गया पॉजिटिव तो उस समय क्या होता है करके, तो मैं उसके पहले बोलना चाहूंगा, बेसिकली कोविड पॉजिटिव होने के पहले कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। फीवर आएगा, लूज मोशन हो सकते हैं इस दौर में, सर्दी खांसी हो सकती है। तो इस समय पर बहुत बार लोगों के दिमाग में एक डर है, स्टिग्मा है कि क्या होगा करके, किसी को मालूम पड़ गया, या फिर दूसरा उनके दिमाग में डर है कि आइसोलेशन सेंटर में तो नहीं डाल देंगे। तो बहुत बार लोग ये सिम्टम्स रहने के बाद में भी टेस्टिंग नहीं कराते। तो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जैसे सिम्टम्स आते हैं आपको, आप सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर दीजिए। उसके कारण आइसोलेट करने से आप अपने घर वालों को, आप खुद को भी सेव कर रहे हो, घर वालों को भी सेव कर रहे हो, आपके मोहल्ले में, सोसाइटी में बाकी लोगों को भी आप सेव कर रहे हो। और टेस्टिंग कर लीजिए उसके बाद में, एज फार एज पॉसिबल जैसे आपका टेस्टिंग आता है तो टेस्टिंग के हिसाब से आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। अब मुद्दा यह है कि अभी तक तो लॉकडाउन था, आप एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, सडनली कहानी चेंज हो गई, आप पॉजिटिव आ गए। अभी तक आप परिवार के साथ थे, अगर पूरा परिवार
पॉजिटिव हुआ है तब पूरे परिवार के साथ में रह सकते हो। जिस तरह से जा रहे हैं, अगर आप असिम्टोमेटिक हो या माइल्ड केस हो तो आप घर में जिस प्रकार से चल रहा था उस प्रकार से चल सकता है। लेकिन अगर आप अकेले इन्फेक्टेड हो तो एक तो आपको होम आइसोलेशन मिल रहा है या फिर आपको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है, आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। तो अगर आप होम आइसोलेशन हो तो अभी आप थोड़ा सा फैमिली से फिजिकली कट चुके हो। तो जो चीज मैंने आपको बताया वो चीज तो आपको करनी है, रेगुलर जो छोटा मोटा फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह, खाना समय पर है, सोना समय पर है, अच्छी मूवीज देखना है, नेगेटिव मैसेजेस नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहना है। उसके अलावा आप अब अकेले का टाइम कैसे काटोगे? उस समय आप रीडिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी है। और दूसरी बात क्या होता है कि लोगों की विचारधारा बहुत बार उस समय चेंज हो जाती है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से, 1 साल से नेगेटिव मैसेज और पैंडेमिक के जो नेगेटिव मैसेज जो लगातार चल रहे हैं उसके कारण आपके दिमाग में एक मैसेज बढ़ गया है कि मुझे कोविड हुआ है तो इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। कोविड इज नॉट इक्वल टू डेथ। 90% केसेस असिम्टोमेटिक है, 99% केसेस में 90% केस सिम्टोमेटिक है, 9% केसेस माइल्ड है जो आप रेगुलर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 1% पेशेंट, 1 to 2% पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर होता है, उसमें भी मॉर्टेलिटी 0.5 to 1% है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोविड हो गया तो आप मर रहे करके। तो अपना देखने का नजरिया चेंज कीजिए उसके तरफ। और दूसरा कैसा उसमें इंपॉर्टेंट, अगर सपोज आप अगर सोचोगे तो ये जो टाइम है आपको जो मिल रहा है अकेले का टाइम, अगर आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आप अपने आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हो और क्या क्या आपसे गलती हुई, किस तरह से सुधारना चाहते हो, इसके ऊपर आप आराम से अपना सार लिख सकते हैं। इसमें मुद्दा यह आता है आइसोलेशन सेंटर में या फिर कोई अगर असिम्टोमेटिक पेशेंट है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बहुत बार बोर्डम लगता है, लोनलीनेस लगता है। अब उनको टाइम काटना बहुत परेशानी वाला काम हो जाता है, अकेले में क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, बस ऑनलाइन कुछ गेम्स रहते हैं, चेस रहते हैं, बाकी सब चीजें, ये सब चीजें करके आपको अपना समय काटना है, समय धीरे धीरे कट जाएगा। इसके बाद वाला मुद्दा है पोस्ट कोविड पेशेंट, जो एक्चुअली हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं, आईसीयू में एडमिटेड रहते हैं, वार्ड में एडमिटेड रहते हैं, जिन्होंने एक्चुअली विटनेस किया रहता है आजू बाजू वाले पेशेंट को वेंटिलेटर पे है, बाईपैप पे है, खुद बाईपैप पे रहे, हाई फ्लो नेजल कैनुला वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे रहे, मल्टीपल इंजेक्शन लगते हैं, मल्टीपल प्रोसीजर्स होती है उनके ऊपर, पेनफुल प्रोसीजर्स होती है, बहुत बार उनको रात रात तक नींद नहीं आती, मॉनिटर्स बजते रहते हैं, परिचय वाला कोई आ नहीं सकता, आके मिल नहीं सकता। इस समय पे उनके इसमें बहुत सारी नेगेटिव भावना चलते रहती थी। तो ये जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो इनको घर पे आने के बाद हर 3 में से 1 पेशेंट को बहुत बार साइकेट्रिक सिम्टम्स आने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी और मेमोरी प्रॉब्लम, ब्रेन फॉगिंग, इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। इस सिम्टम्स को अपन बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अपन यहाँ पे 1-to-1 डायरेक्ट अपन पब्लिक के लिए बात नहीं कर सकती। आपको अगर इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो आपके साइकेट्रिस्ट से ऑनलाइन या डायरेक्ट जाके मिलना पड़ेगा, 1-to-1 कंसल्ट करना पड़ेगा। तो मेरा मैसेज आपको बेसिकली इस पैंडेमिक में ये है, फिलहाल के लिए जैसे आपको बताया मैंने होर्डिंग बिहेवियर के बारे में, अगर आपको कुछ भी कारण से एंजाइटी रहती, कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो भी आप ये जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, रेमडेसिविर खरीदने के लिए, ये सब खरीद के होर्ड ना करें। और बाकी चीजों के लिए भी जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो अपने पास लिमिटेड रखे, रिसोर्सेस रखे, ऐसा होर्ड करके बाकी लोग को ना मिले, इस प्रकार के एंजाइटी बढ़ने के कारण इस प्रकार की चीजें मत कीजिए। दूसरा, अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए। खुद को डर के कारण, आइसोलेशन के डर के कारण टेस्टिंग नहीं करा रहे और अब घर पे अलग रखे और सिम्टम्स को अपन छुपा के रखे, शेयर नहीं कर रहे, ये बिल्कुल मत कीजिए। अपने एंजाइटी और बाकी फीलिंग्स को आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और थोड़ा बहुत डर, एंजाइटी, घबराहट इस तरफ होना नॉर्मल है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि एक समय ऐसा पक्का आएगा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन रहेंगी, देयर इज नो कोविड डेथ इन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स। एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके बच्चे स्कूल वैन में विदाउट मास्क जा सकते हैं, आप लोग थिएटर में जाओगे, वहां पे हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ रहेगा, शादियों में आप दोस्तों के साथ में गले मिल सकते हो, नाच सकते हो साथ में। ये सब चीज का समय आएगा, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट टाइम। अपन सिर्फ उसी समय का होपफुली राह देख रहे हैं। तो उस राह देखने का समय है, ये एक स्टॉर्म है। इस स्टॉर्म के साथ में कैसा है कि स्टॉर्म सबके लिए है, लेकिन सबका सिचुएशन सेम नहीं है। किसी के पास रजवाड़ा है, किसी के पास रिसोर्ट है, कोई अपने बंगले में है, कोई फ्लैट सिस्टम में है, किसी का मकान है, किसी के पास सिर्फ झोपड़ी है, किसी के पास घर भी नहीं है। तो इस परेशानी के दौर में अपने को सबको साथ में जैसा हो सके, जिस प्रकार की मदद हो सके, जो मदद हो सके, सामने बढ़कर एक में एक की मदद, हाथ पकड़ के साथ चलना है। डेफिनेटली दौर गलत है, लेकिन समय के साथ साथ चला जाएगा, 100% चला जाएगा। यू नीड टू होल्ड ऑन एंड डोंट क्विट। बिल्कुल
छोड़िए मत, होल्ड ऑन कीजिए। जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, जो आईसीयू पे एडमिट है, सिर्फ ऑक्सीजन पे है, जो सोशल मीडिया देख सकते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ हिम्मत, जस्ट होल्ड ऑन, डोंट क्विट। एक शायरी में आपके सामने बोलना चाहूंगा इस संबंधित, ये दौर भी चला जाएगा, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, कल सुबह पक्की होंगी और जरूर उजाला लेके आएगा, ये समय भी पक्का चला जाएगा। जस्ट होल्ड इट एंड डोंट क्विट। थैंक यू सर, ये समय सही में पक्का चला जाएगा और जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, अभी ये मे बी फिजिशियन, और थोड़ा शॉर्ट में आंसर करना है सर, हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर करना है बेसिकली। We have heard that nowadays people are dying by COVID as well as by heart attack. Okay, यानी हार्ट अटैक से भी डेथ हो रही है लोगों की और कोविड से भी डेथ हो रही है। क्वेश्चन है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये कोविड के कारण हो रहे हैं कि एंजाइटी के कारण हो रहे हैं? तो ये क्वेश्चन कोलते मैडम और शिबू सर दोनों के लिए है। हार्ट, ये जो डेथ हो रही है आजकल, इतनी मॉर्टेलिटी दिख रही है, टीवी पे ज्यादा मॉर्टेलिटी दिखती है, तो ये डेथ एंजाइटी के कारण हो रही है कि हार्ट अटैक के कारण हो रही है? कोलते मैडम शॉर्ट में बताइए, एक एक दो लाइन में बताइए बस। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्ट अटैक जो हो रहा है वो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कहते हैं इसको, यानी हमारे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है कोविड की वजह से, उसकी वजह से हमारे हृदय की जो रक्त वाहिनियां रहती है उस पे क्लॉट्स जमा होते हैं। फिर कोविड में और एक और चीज भी होती है जिसमें मैंने पहले भी कहा, डी डायमर हम लोग करते हैं, उसमें क्लॉट्स जमा होते हैं कोई कोई ब्लड वेसल्स में, उसकी वजह से हार्ट अटैक होने की संभावना और बढ़ जाती है। नॉर्मल आदमी से कोविड वाले पेशेंट में हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। हार्ट अटैक ही नहीं, स्ट्रोक होने की संभावना भी ज्यादा होती है। ओके सर, आप एंजाइटी के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं? कैन पीपल डाई ऑफ एंजाइटी? नहीं, वेरी लेस लाइकली। अगर ससेप्टेबल पेशेंट है जिसको मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है को स्ट्रोक के लिए और इसके हार्ट अटैक के लिए, उस पेशेंट को एंजाइटी के कारण ट्रिगर हो सकता है, लेकिन सिर्फ एंजाइटी के कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बहुत कम है, वेरी लेस लाइकली। ओके संजय, एक और चीज है कि कोविड वाले मरीज जब एडमिटेड है, उनका स्कोरिंग 17, 18, 20, 22 ऐसा है, तो ऑलरेडी दे आर सीरियस, और उस समय मरीज जब एक्सपायर होता है तो डॉक्टर यूज टू एक्सप्लेन देम कि उनको अभी हार्ट अटैक आया और सडन उनकी डेथ हुई है, तो दैट इज बेसिकली द लास्ट ऑर्गन फेल्योर, एग्जैक्टली, नॉट बी अ हार्ट अटैक। और अभी ये क्वेश्चन मैं विकास सर और कोलते मैडम से करूंगा कि ये क्वेश्चन जो फ्लैश हो रहा है अभी सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से सभी को क्लिनिशियन सभी इससे डील कर रहे हैं कि नियर बाय विलेज, हिंदी में मैं बोलता हूँ कि आजू बाजू में हम लोग आजकल टाइफॉइड बहुत सुन रहे हैं, टाइफॉइड हुआ और फिर मर गया, तो इस बारे में क्या आप एनलाइटन करना चाहेंगे बोलते मैम? हाँ, एक्चुअली हमारे समाज में, मतलब हमारे देश में कोई भी पेशेंट को कभी फीवर आता है और उसका रीजन कुछ समझ में नहीं आता तो सीधा ठोक देते हैं ये टाइफाइड। ये अभी नहीं, ये कोरोना के समय का नहीं, ये बहुत पहले से है। किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, किसी को मलेरिया है, किसी को निमोनिया है, या और भी कोई वजह से किसी को बुखार आ रहा है, बस ये कहा जाता है कि इनको टाइफाइड है। हर कोई जाके टाइफाइड का विडाल टेस्ट करता है, विडाल टेस्ट पे 1 in 60, 1 in 20 कुछ भी पॉजिटिव आ जाए, वो विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब टाइफाइड की टेस्ट पॉजिटिव है। विडाल टेस्ट का रीडिंग जो है वो हम फिजिशियन लोग बिल्कुल अलग ढंग से करते हैं। बस पॉजिटिव वहां पे प्लस साइन दिख गया यानी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर एक को लगता है कि ये टाइफाइड है। अब लोगों को क्योंकि इसलिए आदत हो गई है कि टाइफाइड है, अभी कोई इस कोरोना के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। एक तो इग्नोरेंस, मतलब लोगों को मालूम नहीं है कि ये टाइफाइड नहीं, ये कोरोना हो सकता है। दूसरी बात, समझ में नहीं आया इसलिए बता दिए। तो इस तरीके की गलतियां हो रही है कि टाइफाइड और कोरोना साथ में जा रहा है। नहीं, साथ में नहीं जा रहा है, वो टाइफाइड था ही नहीं वो पेशेंट को, उसको कोविड ही था। और ये प्रूफ करने के बाद धीरे धीरे पता चलता है। सब मेरे पास रोज के 10 पेशेंट्स आते हैं, टाइफाइड रिपोर्ट लेके आते हैं कि ये टाइफाइड है मैडम, टाइफाइड है, टाइफाइड का ट्रीटमेंट दो, टाइफाइड का ट्रीटमेंट दो, बस इसको टाइफाइड है।
अरे मैंने कहा आरटीपीसीआर करवाओ, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराओ, नहीं मैडम इसको टाइफाइड है, आप इसको टाइफाइड का ट्रीटमेंट दे दो, ये ठीक हो जाएगा। नहीं, इसको मिसलीड कर रहे हैं मैम। हाँ, और चीज है सर, विडाल पॉजिटिव, टाइफाइड पॉजिटिव है, लेकिन वो मेनली कोविड ही रहता है जिसमें विडाल पॉजिटिव आ सकता है। सर अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज कोई भी पेशेंट को अगर फीवर है तो आज की तारीख में वो कोविड ही रहेगा। नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शन का जो कोर्स रहता है कि एक समय में एक वायरल इन्फेक्शन डोमिनेट रहता है, वो बाकी सब वायरस को भी खत्म कर देता है। अभी अपन आज की तारीख में देख रहे हैं कि कोई मलेरिया के केसेस नहीं दिख रहा है, कोई रूटीन टाइफाइड नहीं दिख रहा है, रूटीन इन्फेक्शन सब गायब हो गए। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इट इज कोविड, बॉडी में असर कर रहा है, तो बाकी वायरसेस को तो वैसे खत्म कर चुका है। तुर्कर सर आप क्या हालांकि ये मेरी फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसलिए बोलना चाहता हूँ। टाइफाइड का टेस्ट बड़ा इजीली अवेलेबल है, कोई छोटी सी छोटी लैब में हो जाता है, गांव में हो जाता है, छोटे से गांव में हो जाता है। और ज्यादातर क्या होता है कि गांव के जो डॉक्टर्स है, अब उनका मजबूरी भी रहता है, अपने यहाँ पॉपुलेशन इतना है कि ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं अप्रोच कर पाते पेशेंट क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास। तो गांव में क्या होता है कि वो एक टेस्ट करा लेते हैं टाइफाइड। अब टाइफाइड करा लिया तो टाइफाइड के साथ जो दवा देना है वो एंटीबायोटिक्स यूजुअली इतनी हायर रहती है और कॉम्पिटेंट रहती है कि वो दूसरे बीमारियों को ठीक कर डालती है काफी कुछ। तो गांव में जो ट्रेंड बन जाता है कि टाइफाइड है, और जो मैडम ने बोला कि नॉर्मल टाइफाइड की जब टाइफाइड नहीं भी रहता तो भी उस रिपोर्ट में 2 जगह प्लस आता है, तो वो गांव वालों को समझाने के लिए बड़ा इजी होता है। जो इग्नोरेंट रहते हैं पेशेंट, तो उनको इजीली समझाया जा सकता है कि तेरे को टाइफाइड है। अब वो तैयार हो जाते, तो गांव में ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और ये इसका एक एग्जांपल है, नांदुरबार की जो बॉर्डर है गुजरात और महाराष्ट्र, बीच में ऐसा हुआ कि नांदुरबार के बॉर्डर में गुजरात के पेशेंट आए और लिटरली रोड पर लोगों ने ट्रीटमेंट चालू किया है कि वो सब टाइफाइड के पेशेंट है, लेकिन वो टाइफाइड के पेशेंट नहीं है, वो कोरोना के पेशेंट है। अपना हेल्थ अथॉरिटीज उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये अपनी गलती है, ये अपना हेल्थ सिस्टम का गलती है कि हम उन पेशेंट को, आज भी न्यूज छप रहा है कि वो पेशेंट टाइफाइड के रोड पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और हम उनको कोरोना नहीं बोल रहे। ये हमारा फॉल्ट है, हमारे हेल्थ सिस्टम का फॉल्ट है। यानी पॉइंट क्लियर हो गया है, टाइफाइड वाला ये कोरोना ही है, ये कोरोना ही है अल्टीमेटली। अब होता क्या है कि ये इतना एंटीबायोटिक मिलता है तो बहुत सारे पेशेंट कोरोना के जो ठीक हो रहे हैं वो उसका क्रेडिट ले लेता है, टाइफाइड था ठीक हो गया, ऐसा भी हो जाता है। और एक बात है सर उसमें कि जैसे कि आईजीएम 2 है, आईजीएम बहुत सारे कोरोना टाइफाइड पेशेंट में पॉजिटिव आता है क्रॉस एंटीजन रहने के कारण। वही बोल रहा है ना। थैंक यू सर। हेलो तुर्कर सर, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, हाउ मच सिटी स्कोर शुड बी कंसीडर्ड सीरियस एंड इट रिक्वायर्स इमीडिएट एडमिशन? एक डायरेक्ट क्वेश्चन जयेश भाई पूछ रहे हैं। हाँ, ये अगर सिटी स्कोर आपका 15 से ऊपर है, 15 से 25 के बीच में है, तो इसको इसको सीवियर में माना जाता है। लेकिन ये सिटी स्कोर ऐसा नहीं है कि सिटी स्कोर है तो पेशेंट सीरियस है। इस सिटी स्कोर को आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, बाकी सब टेस्ट से कोरिलेट करके। आप सिर्फ टेस्ट सिटी स्कोर ज्यादा आ गया और वो सीवियर है, ऐसा नहीं है ना। अगर कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं आपको कोरोना हो गया है और आप 10वें 12वें 15वें दिन सिटी स्कैन हो रहा आपका किसी कारण से, तो इस कंडीशन में सिटी स्कोर थोड़ा ज्यादा आ सकता है। तो वो सब चीजें आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि ये सही में सीवियर है क्या। रिपोर्ट में वो मेंशन होगा कि ये सिटी स्कोर ज्यादा है, लेकिन वो सब चीजें SpO2 बराबर चल रहा आपका, आपके सब टेस्ट नॉर्मल है, आप एकदम कंफर्टेबल है, तो उस समय आप एकदम से पैनिक मत होइए, अलर्ट हो जाइए कि आपका सिटी स्कोर ज्यादा है। उसको अलर्ट होना बहुत जरूरी है, उसमें घबराना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा। एक चीज रह गई कि बच्चों में सीटी स्कैन थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो बच्चों में सीटी स्कैन यूजुअली HRCT एडवाइजेबल नहीं है। चाइना की एक स्टडी हुई है जिसमें 77 से 80% जो HRCT बच्चों के हुए हैं वो नॉर्मल ही आए हैं। और बच्चों में यूजुअली कोरोना माइल्ड सिम्टम्स ही देता है और बच्चे काफी जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के सीटी स्कैन कम से कम, रेडिएशन एक्सपोजर उनको काफी होता है, वो अवॉइड कीजिए। दूसरा, मुझे एक और चीज बोलना है, ये सब चीजें बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप HRCT न कराएं। अगर आपके मन में ऐसा है, आपका खुद का ही ये बोल रहा है कि मुझे HRCT कर लेना चाहिए, तो आप प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट लेके कराइए। और डॉक्टर बोल रहा है तो बिल्कुल कराइए, HRCT के लिए मना ही नहीं है।
सिर्फ HRCT करते समय पैनिक मत कीजिए, HRCT की रिपोर्ट देखकर घबराइए मत, HRCT की रिपोर्ट को आपके डॉक्टर को इंटरप्रेट करने दीजिए और आप ट्रीटमेंट लीजिए। और एक चीज थी, सिर्फ चेस्ट एक्सरे रह गया था, चेस्ट एक्सरे करना चाहिए क्यों, तो चेस्ट एक्सरे यूजुअली नॉर्मल आते हैं माइल्ड टू मॉडरेट जब रहता है, तो चेस्ट एक्सरे उतना हेल्पफुल नहीं होता है, लेकिन चेस्ट एक्सरे हेल्पफुल है जब सीवियर पेशेंट है और आप सीटी स्कैन नहीं करा सकते, तो आईसीयू में चेस्ट एक्सरे का काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, और सीवियर केसेस में चेस्ट एक्सरे भी आपको काफी इंफॉर्मेशन दे सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी, यह है सर, मेरा एक सवाल है डॉक्टर विकास सर से, क्लियर करें कि क्या कोरोना हवाओं से फैल रहा है या क्या ये सिर्फ अफवाह है? जी नहीं सर, ये बिल्कुल अफवाह है। कोरोना बिल्कुल हवाओं से नहीं फैल रहा है। नॉर्मल जो रहता है ये ब्रीदिंग से और कफ से ही फैलता है। इसीलिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि 1 मीटर मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए। हाँ, अभी जब सिचुएशन जो लास्ट 2 वीक्स पहले थी गोंदिया में, क्या हो रहा था कि घर के और एक घर से दूसरे घर लगातार पॉजिटिविटी बढ़ी हुई थी। उस समय ऐसा था कि घर के पूरे लोग पॉजिटिव हो रहे, एक घर से पड़ोसी दूसरा घर पॉजिटिव हो रहा, तीसरा घर पॉजिटिव हो रहा, तब इस तरह की अफवाह उड़ गई थी कि हवाओं में भी कोरोना फैल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अभी प्रूव हो गया, जैसे ही लॉकडाउन आया है लास्ट 3-4 डेज से हम लोग देख रहे हैं सडनली कोरोना के केसेस अपने को अब धीरे धीरे कम सुनने में मिल रहे हैं, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट। ये मिथ है, यानी ये एक अफवाह है। ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो ये क्वेश्चन है, दो अलग-अलग क्वेश्चन है कि सर प्लाज्मा को लेकर थोड़ा भ्रम है, डॉक्टर कुछ मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डाले। सर प्लाज्मा थेरेपी कितनी, ये दो अलग-अलग पर्संस ने क्वेश्चन किया है। सर प्लाज्मा थेरेपी कितनी यूजफुल है सर, कृपया बताएं। शॉर्ट में आंसर चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। सर प्लाज्मा थेरेपी जो है, प्लाज्मा थेरेपी जो दी जाती है कोविड के फर्स्ट 7 डेज में ही इफेक्टिव है। एक चीज, प्लाज्मा का रोल बेसिकली कोविड में अभी तक जितने भी ट्रीटमेंट आए हैं उसका बेसिक रोल है, जैसे फ्लेविपिराविर या रेमडेसिविर, ये सब वायरस का रिप्लिकेशन रोकता है, कोई भी वायरसाइडल ड्रग नहीं है। प्लाज्मा जो देते हैं, एक्चुअल में प्लाज्मा के बारे में पहले ये क्लियर होना चाहिए, पेशेंट जो पर्सन जो दे रहा है वो कोविड पॉजिटिव होना चाहिए। कोविड पॉजिटिव 1 महीने से ज्यादा हो चुका है वही दे सकता है। सेकंड कैसा रहता है, कोविड के जो स्पाइक जो बोलते हैं ना अपन, जो गोल कोविड के ऊपर पे जो स्पाइक है, उसके स्पाइक की जो एंटीबॉडीज है उसका लेवल आजकल चेक किया जाता है। वो एंटीबॉडीज अगर 30 टाइम्स दिख रही है तभी वो प्लाज्मा अगर दिया जाए तो इफेक्टिव है। हर प्लाज्मा इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें हो रही है कि हर मरीज को प्लाज्मा देना चाहिए, नहीं 8th डे के बाद प्लाज्मा बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, कि ऑलरेडी वायरस जो है वो बॉडी में अपना काम कर चुका है, तो उसके बाद में प्लाज्मा का बहुत रोल नहीं है। अदरवाइज भी नेक्स्ट टाइम हम लोग जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार है उसमें हम प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम जो क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट किसी को साथ में इन्वॉल्व करेंगे, दोज हु आर यूजिंग एंड दोज हु आर नॉट यूजिंग, दोनों को हम इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाए। थैंक यू सर, आई थिंक हमने आंसर दे दिया है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ ऐड करना है शायद, कोलते मैडम या शिबू सर, शॉर्ट में। कोलते मैडम नहीं, परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष पूछो, पीडियाट्रिक क्वेश्चन है शायद। हाँ, क्वेश्चन पीयूष जी। इसमें पूछना चाह रहे हैं कि इनके घर में 2 पेशेंट्स कोविड के पॉजिटिव है और टोटल 5 लोग हैं और एक 3 मंथ्स की बेबी है। इस सिचुएशन में ये क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। अच्छा, पीयूष ही आंसर करेगा इसका। पीयूष पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर पीयूष जायसवाल एक पीडियाट्रिशियन है, वही आंसर करेंगे क्वेश्चन को। जी, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, मेंटेन हाइजीनिक प्रिकॉशंस लेना है, घर में सभी को मास्क पहन के रहना है, जो 2 लोग पॉजिटिव आए हैं उनको आइसोलेट होके अलग कमरे में रहना है। 3 मंथ्स की जो बेबी है, अगर उसकी मदर पॉजिटिव है तो भी इतने छोटे बेबी को मदर से अलग रखना पॉसिबल नहीं है, तो बेबी को मदर के पास ही रखना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए विथ ऑल असेप्टिक एंड हाइजीनिक प्रिकॉशंस। बाकी जो 5 लोग में से अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो भी उनका टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी को सिम्टम्स नहीं आते हैं तो विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, हाइजीन एंड
गुड डाइट, न्यूट्रिशन, वो लोग वेट एंड वॉच अभी कर सकते हैं। जी सर। संजय, चैट में एक क्वेश्चन आया है मिस्टर आशीष बघेले का। सीटी स्कोर 0 है, फिर भी 3-4 दिन से फीवर आ रहा है, क्या करे? हेलो जी सर, कोलते मैडम। हाँ, फीवर अभी इस वेव में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत लंबा लंबा फीवर चल रहा है बहुत सारे लोगों को। अगर ये पेशेंट ने अगर पूरे टेस्ट करवाए हैं, उसमें दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड। इफ कोई दूसरा प्रॉब्लम है, आपके फिजिशियन आपको ट्रीट करेंगे। अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ और मेडिसिन आते हैं पैरासिटामोल के अलावा, जो काम करते हैं। और टाइम लग रहा है आजकल कुछ पेशेंट्स को रिकवर होने के लिए। मुझे लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस और डेवलप तो नहीं हो रहे हैं, ये भी आपने देख लेना चाहिए सीआरपी वगैरह करवा के। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। तुरकर सर। एक सेकंड। हाँ, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी मैडम, सीटी स्कोर 0 है, लेकिन किस दिन का 0 है? ऐसा तो नहीं है कि पहले 3 दिन के अंदर हो गया है या पहले 5 दिन के अंदर हुआ सीटी। तो अगर इस कंडीशन में वो बहुत वरीड है तो उन्हें प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेके विद इन्वेस्टिगेशंस, अगर उनके डॉक्टर बोलते हैं सीटी तो रिपीट करना चाहिए, ऐसे पेशेंट है बिल्कुल सीटी रिपीट करना चाहिए। ऐसा यानी हो रहा है कि 3 से 5 दिन के अंदर सिटी कभी कभी नॉर्मल आ जाता है और सिटी स्कोर 0 रहता है। और यही मेरा लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिटी स्कोर 0 आ गया है करके बेफिक्र मत हो जाइए। अभी हो ये रहा है कि मेरा सिटी स्कोर 0 आ गया, वाह बढ़िया हो गया, और उसके बाद वो बीमार होना चालू हो रहे, तो इसलिए जल्दी सिटी मत कराइए, प्रॉपर एडवाइस से कराइए, 5वें-6वें दिन में कराइए। दिस इज रेड फ्लैग साइन। अगर पेशेंट को 48 आवर्स लगातार फीवर आ रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट को सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन में जाना बहुत जरूरी है। सीटी स्कैन भी कराना चाहिए उसे, बाकी रिपीट सीबीसी भी करना चाहिए, सीआरपी और डी डाइमर भी करना चाहिए। सेकेंड, अगर 7 डेज के अंडर में है तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स जो होम आइसोलेशन में शुरुआत में चालू नहीं किया जाता है, अब उसे ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, या फ्लेविपिराविर, या तो फिर अगर एसोसिएटेड कुछ सीटी स्कैन में फाइंडिंग दिख रही है तो फिजिशियन कंसल्टेशन करके हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। थैंक यू सर, आई थिंक वी मेड द पॉइंट क्लियर। अभी मैं कोलते मैम से शॉर्ट में पूछना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में, कि हमने डाइट कैसा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी हमारे चैट बॉक्स में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दूध पीने से कफ होता है, हम कोविड पॉजिटिव है, दूध पीने से कफ होता है, और ऐसी कोई चीजें, केला खाने से कफ होता है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कोलते मैम, और किस प्रकार का डाइट रखना चाहिए शॉर्ट में? और प्राणायाम एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए, वो मेरे स्लाइड में है, बट सभी ने प्राणायाम करना चाहिए। तो आप बस डाइट के बारे में बताइए मैम कि डाइट कैसा रखना चाहिए। मतलब कोविड पॉजिटिव पेशेंट में क्या डाइट रहना चाहिए, ऐसी है ना सर? यस। हाँ, तो जो भी मतलब नॉर्मल जो डाइट हमारा है वो हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेनली हम इंक्लूड करना चाहिए प्रोटीन्स, यानी जैसे स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज, जो प्रोटीन्स है, दाल है, मूंग और चना, इसको हम लोग अंकुर फूट के फिर खाते हैं, वो चीजें इन्वॉल्व करना चाहिए हमारे डाइट में। हमने फ्रूट्स ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, उसमें सिट्रस फ्रूट्स जो रहते हैं जैसे संतरा है, मौसम्बी है, आंवला है, नींबू है, इसका सेवन ज्यादा करना चाहिए और सिंपल लाइट डाइट लेना चाहिए। थैंक यू मैम। अभी और एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। मैडम जी, प्रेग्नेंट लेडी का रैपिड पॉजिटिव है, बट बुखार, सर्दी, खांसी, सरदर्द कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह का स्वाद नहीं है, तो कुछ सलाह दीजिए। तो इस बारे में, मैं खुद ईएनटी सर्जन हूं तो मैं ही इस बारे में बताऊंगा। लॉस ऑफ टेस्ट, जो मुंह का स्वाद नहीं रहना, ये एक कोविड का एक प्रोमिनेंट सिम्टम है। एक तो मुंह का स्वाद न रहना और मुंह का स्मेल न रहना, उसको हम लोग एनोस्मिया कहते हैं, जो कोविड के पर्टिकुलर स्ट्रेन में आता है। और जिनको ये दोनों सिम्टम आते हैं उनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत अच्छी आपको हम खुश खबर देना चाहते हैं। सेकेंड बात, ये जो टेस्ट जो आपका अल्टर हुआ है वो कुछ दिनों में आ जाएगा। इट टेक्स एक 7 से 10 दिन से लेके कोई हमारे पास 6 महीने वाले पेशेंट भी आ रहे हैं। तो इस बारे में बिल्कुल चिंता मत रखिए, और मैडम ने जो डाइट बोला है वो डाइट आप शुरू रखिए। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये है शिबू सर के लिए मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये भी हमारे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि शिबू सर आप हैं? बोलिए। हाँ, आई एम हियर। कैन कोविड पॉजिटिव पेशेंट फैमिली स्टे टुगेदर इन आइसोलेशन? आइसोलेशन पीरियड में सभी के सभी पॉजिटिव है, एक आध बच्चा पॉजिटिव नहीं है, तो सब लोग सब साथ में रहना चाहिए कि अलग अलग रूम में रहना चाहिए? बहुत एफएक्यू है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस पे आप क्या क्या आंसर देना चाहेंगे? सब साथ में रह सकते हैं। सब साथ में रह सकते हैं, इसका एडवांटेज तो आपने बताया ही है वैसे अपने इसमें। जो लॉकडाउन में आप जैसा एंजॉय कर रहे थे उस तरह से घर पे एंजॉय कीजिए सब साथ में। आइसोलेशन सेंटर पे भी सब कोविड पॉजिटिव पेशेंट साथ में रहते हैं। ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोलेशन पेशेंट सब साथ में ही रहते हैं, यानी सब लोगों ने साथ में ही रहना चाहिए। तो हम लोग अभी ये एक पड़ाव खत्म हो गया है, अभी हम वैक्सीनेशन के पड़ाव पे आएंगे। इसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे। पीयूष कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है ऑनलाइन आके? जी नहीं सर, जी नहीं, सभी चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो और कोई क्वेश्चन है जिसको हम ले सकते हैं? मैम कोलते मैडम के लिए क्वेश्चन है। हाँ, रेमडेसिविर की जगह डेक्सामेथासोन इंजेक्शन कितना सेफ है? सर डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये रेमडेसिविर इज अ डिफरेंट थिंग, यानी ये एंटीवायरल ड्रग है। ये वायरल रेप्लिकेशन यानी वायरस जो हमारे शरीर में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको रोकने के लिए है। डेक्सामेथासोन इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए है। तो दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। डेक्सामेथासोन इज वेरी गुड, ये यूज करना बहुत जरूरी है कुछ पेशेंट्स में। कुछ टाइम के बाद आपके फिजिशियन डिसाइड करेंगे कि कौन से पेशेंट को कब डेक्सामेथासोन देना है। तो रेमडेसिविर इज टोटली डिफरेंट और डेक्सामेथासोन इज अ स्टेरॉइड, इट इज टोटली डिफरेंट। तो ये एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। ओके, थैंक यू मैम। और एक क्वेश्चन है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एक सवाल फिर से, शायद ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है कि लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं और जिसे फीवर भी है तो वो डर के कारण अस्पताल जाने से कतरा रहा है। सब कहते हैं कि टेस्ट करने से कोरोना पॉजिटिव आएगा, प्लीज ये डर कैसे दूर करें? ये डर तो आपको दूर करना ही पड़ेगा क्योंकि टेस्ट करने से कोरोना पॉजिटिव नहीं आता है। मेरा टेस्ट कई बार हो चुका है, अब तक निगेटिव आया है। तो अगर आपको कोरोना है तभी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ये आप संभ्रम में मत रहिए, क्योंकि कभी कभी असिम्टोमेटिक 70 से 80% लोग असिम्टोमेटिक रहते हैं। तो इसलिए ये संभ्रम में बिल्कुल नहीं रहिए। अगर आपको फीवर है या कोई भी सिम्टम कोविड के है तो प्लीज जाके कोविड एंटीजन या आरटीपीसीआर व्हिचएवर इज अवेलेबल प्लीज कराइए। अगर आप पॉजिटिव है, एटलीस्ट अगर टेस्ट में पॉजिटिव मिलते हैं तो आप उसी समय अपना ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। आप निग्लेक्ट नहीं होंगे, मिस नहीं करेंगे, आप अपने घर वालों को भी बचा पाएंगे आइसोलेट होके। मैम एक और क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल? फीवर सॉरी, टेम्परेचर 98.4 रहता है, उससे ज्यादा 99 वगैरह जो भी है बढ़ गया तो फिर उसको फीवर कंसिडर करते हैं। कुछ लोगों को फीवर महसूस होता है, वो कभी वगैरह पे कुछ भी नहीं लगता है, बट 98.4 इज नॉर्मल। मैम कहाँ मेजर करना चाहिए? साइट, एक्सक्यूज मी, फीवर का साइट कहाँ मेजर करना चाहिए क्वेश्चन है। ओरल और आर्मपिट। हाँ, आर्मपिट में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग लेजर से इंफ्रारेड जो आ रहा है जी ही मेजर करते हैं टू अवॉइड कांटेक्ट, क्योंकि एक थर्मोमीटर हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को अभी नहीं लगा सकते, इसलिए इंफ्रारेड इज बेस्ट अभी के सिचुएशन में। ओके मैम। और एक क्वेश्चन है कि कोविड के बाद आपको कितने दिन तक विटामिन सी लेना है? एटलीस्ट 1 मंथ तो लेना चाहिए। विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसको हम ज्यादा भी ले तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन 1 मंथ लिए तो इट इज सफिशिएंट। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम शायद सभी, इसके लिए मैं एज ए मॉडरेटर मैं थोड़ा सभी की माफी चाहता हूं कि हम सभी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पाएंगे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आंसर दे पाए। तुरकर सर के लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, तुरकर सर आप ऑडिबल करो तुरकर सर को। तुरकर सर है क्या? है
सर आवाज नहीं आती आपकी। सर म्यूट है तुरकर सर। अनम्यूट कर गौरव। क्या सर आपके तरफ से अनम्यूट की। हाँ ओके थैंक यू। यू आर नॉट अलाउड मी ना सर एक पेशेंट का, हाँ एक पेशेंट का क्वेश्चन है हाँ कि उसका आरटीपीसीआर निगेटिव है लेकिन सिटी स्कोर 10 है, हाँ तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, तो ये भी एक अच्छा वैलिड ये डिस्कशन में आ गया, एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी बीच में न्यूज हेडलाइंस भी बन रही थी कि आरटीपीसीआर निगेटिव रह रहा है, ये वायरस आरटीपीसीआर को भी निगेटिव होने के बाद भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है कि आरटीपीसीआर की भी सेंसिटिविटी 75% है, तो आरटीपीसीआर किसी किसी पेशेंट में निगेटिव आ सकता है। अगर आपका सीटी स्कोर 10 दिखा रहा है तो आप दो चीज कीजिए, आपके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि आपको कोई ऐसी दूसरी बीमारी तो नहीं है जो कोरोना से सी माइमिक कर रही है इसलिए सीटी स्कोर 10 आ रहा है। लेकिन आप इसको कोरोना पॉजिटिव मानकर ही अपना ट्रीटमेंट कराइए। आरटीपीसीआर निगेटिव कुछ कंडीशन में आ सकता है और कई बार कुछ समय लेट होने पर भी आरटीपीसीआर निगेटिव आता है। तो अगर आपको फीवर है, आपको कफ है, आपको सिम्टम्स हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोरोना है ना। आरटीपीसीआर निगेटिव है करके निग्लेक्ट मत कीजिए सिटी स्कोर को भी। सिटी भी सर हाँ यस सर प्लीज सर सॉरी। तो सिटी स्कोर भी और सिटी स्कैन भी काफी सेंसिटिव है। अगर आपका जो सिटी स्कैन 5वें 6वें दिन के बाद हुआ है तो ये काफी मायने रखता है स्कोर, और ये मॉडरेट में है, इसलिए आप घबराइए मत, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लीजिए। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद मैं कुलते मैम से पूछूंगा। कुलते मैम सर Yes. सर ये किसी का क्वेश्चन है। सर मेरे फादर इन लॉ का सिटी कराया था 15 दिन में, क्या बताया आपको 8 का स्कोर था मैम, उनका सीएबीजी हुआ है तो 2 साल पहले, तो अभी क्या करना? ये प्रोन पोजीशन के बारे में शायद पूछ रहे, क्या उनको उल्टा लिटा सकते हैं? सर वैक्सीनेशन चालू कर लो। वैक्सीनेशन चालू करो, 15 मिनट रह गए। ठीक है हुआ था? हाँ हेलो मैम, यू गॉट द क्वेश्चन? नो नॉट क्वाइट क्लियर, को बीच में डिस्टर्बेंसेस आए। मैम एक पेशेंट है जिसको मॉडरेट डिसीज है, माइल्ड टू मॉडरेट सीए, एंड ही इज ऑलमोस्ट मे बी 60 प्लस। उनका 8/25 स्कोर है मैम, उनका सीएबीजी हुआ है, तो उनको बस पूछना है कि उनको उल्टा लिटा सकते क्या? प्रोन पोजीशन के बारे में बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, शायद उसी के बारे में पूछ रहे। तो सीएबीजी किया है तो उल्टा तो लिटा सकते मैम, कोई ऐसा इशू तो नहीं है? आप बताइए। नहीं है, अगर काफी दिन हो गए होंगे, मोर देन 2-3 मंथ्स हो गए होंगे, तो उनको उल्टा लेटा सकते हैं। फ्रेश होगा सीएबीजी महीने भर पहले वगैरह तो थोड़ा पेन का इशू आ सकता है उल्टा लेटा। थैंक यू मैम। नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन, जो हमको कोरोना होने से प्रिवेंट कर रहा है। अभी क्या है, पिछले फर्स्ट वेव में बहुत सारे डॉक्टर्स की आप सुन रहे थे कि डॉक्टर्स का डेथ हो गया, डॉक्टर्स का ये कोविड से ये हो गया, लेकिन आजकल हमको ये बहुत कम सुनाई में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स का और हेल्थ केयर वर्कर्स का अभी कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। सभी का कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है, ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन का। ये बस एक जिसने वैक्सीन लिया है और जिसने वैक्सीन नहीं लिया है, 2 रंग पे पिक्चर है। इसलिए वैक्सीन लेना बिल्कुल भी सेफ है, एकदम ही सेफ है। और अभी लेटेस्ट में रिसेंट में एक अपने पेपर में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट की न्यूज पब्लिश हुई थी कि जिसने वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस कंप्लीट किए हैं, उनके इसमें कोई भी मेजर मॉर्बिडिटी यानी मेजर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया है और डेथ भी नहीं हुई है। इसलिए हम लोग आईएमए गोंदिया के तरफ से सबको अपील करते हैं कि जब जब आपका टर्न आएगा तो प्लीज वैक्सीनेशन कर लीजिए। विकास जैन सर, अभी हमको एक कुछ अफवाहें फैली हुई है और कुछ सच्चाई है, तो उसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में बताएंगे। विकास सर। जी संजय, पहले तो वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहली अफवाह तो ये फैली हुई है, हम अभी 2 तरह की वैक्सीन दे रहे हैं, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है डेड कोविड वायरस से बनाई हुई वैक्सीन है, और कोविशील्ड जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो एडिनो वायरस से बनाई गई है। लेकिन इतने दिनों में हमने देखा है कि दोनों ही वैक्सीन इफेक्टिव है। पहले लोगों का भ्रम था कि कोविशील्ड नहीं लगाना, कोवैक्सीन लगाना, किसी का कहना था कि कोवैक्सीन नहीं लगाना, कोविशील्ड लगाना। अभी दोनों के क्लियर गाइडलाइंस और क्लियर रिजल्ट्स आ चुके कि बोथ आर वेरी इफेक्टिव। तो सबसे पहले ये मिथ क्लियर होना चाहिए कि कौन सी लगाना, कौन सी नहीं लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन लगाना,
ऐसा है, अगर वैक्सीन लगेगा, अगर हमारी पॉपुलेशन 30 to 40% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो गई और कोविड इन्फेक्शन के 20 to 30% केस हो गए, अगर हमारी पॉपुलेशन 70% के अबव क्रॉस हो गई वैक्सीनेटेड या इन्फेक्टेड, तो हमें हर्ड इम्यूनिटी से थर्ड वेव और फोर्थ वेव में जाने के चांसेस कम रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बीमारी की जगह वैक्सीन लगवाए। और अभी जो 1 मई से वैक्सीनेशन चालू हो रहा है, सभी ने जैसे जैसे चांस मिलता है, जैसे जैसे मौका मिलता है, वैक्सीन लगाना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, भीड़ भाड़ नहीं करना है। 28 से अपॉइंटमेंट चालू हो रहा है, तो उसके बाद अपॉइंटमेंट लेते हुए जाए, गवर्नमेंट में जाए चाहे प्राइवेट सेंटर में जाए, जहां भी अपनी सहूलियत मिलती है वैक्सीन जरूर लगवाए। वैक्सीन से रिलेटेड संजय कुछ बहुत सारी धारणाएं चल रही है, बहुत सारे मिथ रोज व्हाट्सएप में, रोज सोशल मीडिया में आ रहा है कि इससे इम्यूनिटी, पहली जो आपने बताया कि रिड्यूस इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैक्सीन से इम्यूनिटी बिल्कुल कम नहीं होती है। वैक्सीन इनफैक्ट अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। वैक्सीन के बारे में हमेशा ये मिथ जो फैला हुआ है कि ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अभी लास्ट 3 दिन से जो व्हाट्सएप में फैला हुआ है कि वैक्सीन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में नहीं लगाना है, उससे अपनी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो रहती है तो वैक्सीन काम नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। फीमेल पर्सन कभी भी वैक्सीन लगा सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स और आफ्टर द पीरियड्स, उसमें कोई ही फर्क नहीं पड़ता है। वुमेन्स में और भी बहुत सारी चीजें वैक्सीन से रिलेटेड आई है। संजय, मैं एक एक बोलना चालू रखूं? हाँ सर, शॉर्ट में बताइए सर। जी। सेकंड ऐसा है कि वैक्सीनेशन जो है फीमेल्स में, एक तो अनमेरिड है चाहे मैरिड है, 18 की एज क्रॉस किया है तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन सभी ने वैक्सीन लगाना चाहिए। सेकंड, उन्होंने एक और चीज, कुछ मिथ चल रही है कि मैरिड वुमेन या वुमेन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उन्होंने वैक्सीन लगाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल वैक्सीन लगाना चाहिए, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, अभी कैसा है, गवर्नमेंट के और ICMR गाइडलाइंस से उन्होंने बताया है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर, इसमें वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट के डाटा अभी क्लियर नहीं आए हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी या जो लेडी अपने बच्चों को फीड करा रही है, न्यूबॉर्न बेबी को फीड करा रही है, उन्होंने वैक्सीन नहीं लेना है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। इनफर्टिलिटी के लिए भी कहा जाता है, लेकिन अगर जिनको चांस है कि मैं कंसीव हो सकती हूँ तो उन्होंने भी वैक्सीन उस समय अवॉइड करना है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, एक और संजय वैक्सीन से रिलेटेड जो बात चल रही थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वैक्सीनेशन, ICMR की एक और गाइडलाइन है कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन के बाद में 28 दिन तक के बंदा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज के बीच ये चलते रहता है। तो इसके लिए अभी हम लोग भी अपील करना चाहेंगे, पूरा IIMA इस सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म से अपील करना चाहेगा कि हमें जो यंग एज है, जो अभी वैक्सीनेशन के लिए 18th के बाद में 18th एज क्रॉस किए हैं और 1 मई से वैक्सीन लगाने का प्लान कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्होंने पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। या गोंदिया ब्लड बैंक का अपन रिकॉर्ड देखे तो रोज मिनिमम 45 to 50 ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लगते हैं। वो सिकल सेल एनीमिया के मरीज रहते हैं, थैलेसीमिया के होते हैं, कैंसर पेशेंट होते हैं, वो ऐसे मरीज होते हैं जो ऑपरेशन के लिए ड्यू है, जिनको ब्लड लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाएंगे और एक्टिव पॉपुलेशन वैक्सीन एकदम से लगा लेगा और फर्स्ट डोज के बाद में फिर सेकेंड डोज, तो ऑलमोस्ट, और अभी सेकेंड डोज के लिए जो गैप गिना जाता है 6 वीक का, तो 56 डेज तक के वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो ऐसे पॉपुलेशन को मैं अपील करूंगा कि पहले ब्लड डोनेट करें। उस हेलो सर, हेलो विकास सर, हेलो विकास सर ने वैक्सीन के बारे में, शिबू सर आप। विकास सर ने वैक्सीन के बारे में काफी चीजें एकदम परफेक्ट बताए। मैं 2 चीज ऐड करना चाहूंगा, कोविशील्ड लेना कि कोवैक्सीन लेना, ये जो 2 डाउट है, जो मिले वो लगाओ। ये सबसे पहले ध्यान रखिए, जो मिले वो लगाओ। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो आपने लगाया आज उसी का बूस्टर आपको सेकंड टाइम लगाना है। दोनों वैक्सीन सेफ भी है और इफेक्टिव भी है।
थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन आया था इसका वैक्सीनेशन के बारे में। If parents are having any symptoms, but if parents are not having any symptom, but one person from same home got COVID and recovered, so is it advisable to give vaccine to parents? ये बड़ा यानी सिनेरियो रहने वाला है कि यानी पॉजिटिव पेशेंट को लेट करना है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। सर कैसे इसमें क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में पेरेंट्स? इसमें दो चीज कर सकते हैं कि जितना मेरे को लगता है कि पेरेंट को वैक्सीनेशन करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑन द सेफर साइड जैसा एक पॉजिटिव पेशेंट है उसको वेट करना रहता है 4 से 6 हफ्ते बाद, आइडियली प्रॉबेबली शायद 6 हफ्ते का पीरियड है, तो इफ दे कैन वेट फॉर 6 वीक तो इट इज बेटर टू वेट, क्योंकि हो सकता है कि वो असिम्प्टोमेटिक हो और उनका टेस्ट नहीं हुआ है और इसलिए पॉजिटिव भी हो और पता ना चला हो। तो इससे ज्यादा अच्छा तो कुलते मैडम बता सकती है इसको। आई फील कि एटलीस्ट मतलब जो क्वारंटाइन पीरियड अपन फॉलो करते हैं 15 डेज, इफ द डिजीज हैज टू डेवलप, तो वो 15 डेज में डेवलप हो जाना चाहिए किसी के कांटेक्ट में आने के बाद। तो 15 डेज तक अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहा और अगर टेस्ट किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया टेस्ट एसिम्प्टोमेटिक रहा तो 15 डेज का पीरियड आई थिंक शुड बी सफिशिएंट। और अगर बहुत जल्दी है तो लगाना है तो, और नहीं तो फिर 4 to 6 वीक्स वेट कर सकते हैं। राइट। ओके थैंक यू मैम। तो वैक्सीन के बारे में और किसी को कुछ ऐड करना है? अब हमारे पैनलिस्ट को शायद विकास सर यहाँ पे इसमें नहीं दिख रहे, शिबू सर और कुछ ऐड करना है तो जो जनता से आईएमए अपील करता है, सभी पैनलिस्ट अपील करते हैं कि पहले ब्लड डोनेशन करिए, नहीं तो काफी जो सेल वाले पेशेंट है, थैलेसीमिया वाले पेशेंट है, उनको ब्लड नहीं मिलेगा और उसके कारण एक अलग महामारी का रूप। तो जो भी ब्लड डोनेट करते हैं, हम लोग भी सभी जो भी ब्लड डोनेट करते हैं, कृपया वैक्सीनेशन के पहले ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि ये जो न्यूज है वो आज के पेपर की न्यूज है। लोकमत में हेलो गोंदिया में फ्रंट पेज पे न्यूज आई है, नागरिकांनो लसीकरणापूर्वीच करा महान दान रक्तदान। सर आप नहीं दिख रहे हैं? वैक्सीन का अगर आपका पहला डोज अगर किसी कारण से हो चुका है, कोविशील्ड का या कोवैक्सीन का, तो अगर आपको सेकंड बूस्टर डोज 1 महीने के अंदर नहीं मिल रहा है तो यू कैन वेट फॉर 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 अप टू 6 to 8 अगर आपका सेकंड डोज अगर किसी कारण से अवेलेबल नहीं है तो। बट ध्यान रखिए कि जो आपने लगाया है उसी का आपने बूस्टर डोज लेना चाहिए। हाँ शिबू। हाँ सर। अभी काफी लोग अब्सेंट हो गए, सिर्फ मैडम दिख रहे, कुलते मैडम, संजय आ गया। तो हाँ सर मैं आ गया। वो मेरा एक सजेशन था कि ब्लड डोनर्स जो हैं, जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स है, वो खुद होकर जाते हैं, एक बहुत बड़ा काम करते हैं, और खासकर जो ब्लड डोनेशन प्रमोट करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो ब्लड डोनर एजेंसीज है या ब्लड डोनर्स है या जो लोग प्रमोट करते हैं, तो इनके लिए वैक्सीनेशन का एक अलग स्लॉट अगर हो सके, आईएमए की तरफ से रिक्वेस्ट की जाए सिविल सर्जन और अथॉरिटीज को कि जो डोनर है उनको एक अलग से थोड़ी प्रायोरिटी दी जाए वैक्सीनेशन की। जैसे आज उन्होंने ब्लड डोनेट किया तो उसके 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद उनको अलग से एक स्लॉट देकर इसमें वैक्सीनेशन भी प्रमोट होगा और ब्लड डोनेशन भी प्रमोट होगा। तो ये इसको आई में थोड़ा सा लीड लेके और दूसरी एनजीओ से बात करके करे तो अच्छा होगा। ब्लड डोनेशन का भी प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होते जाएगा और जो ब्लड डोनर्स है उनको एक रिस्पेक्ट मिलेगा कि भाई हमारे को एक अलग से ये मिल रही है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है आईएमए का। परफेक्ट आइडिया सर, एकदम परफेक्ट। अभी विकास थोड़ा सा नहीं था तो सर विकास सर का मोबाइल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। वही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। तो वैक्सीनेशन के बारे में और कुछ माइनर सवाल थे तो हमने वो चैट बॉक्स में ही रिस्पॉन्ड कर दिए कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोविशील्ड लिया तो कोविशील्ड ही लेना है, तो वो उसका आंसर हाँ है। अगर आपने पहली बार कोविशील्ड लिया है तो आपको कोविशील्ड ही लेना है, अगर आप कोवैक्सीन लिया है तो कोवैक्सीन ही लेना है। एक क्वेश्चन है कि वैक्सीन के बारे में ही है, वैक्सीन इज क्रिएटिंग एंटीबॉडी फॉर हाउ मच टाइम? Is vaccine prevent us from COVID for lifetime? नहीं, अभी तो फिलहाल इस प्रकार जो स्टडीज है
2 डोज वैक्सीन होने के बाद आपको इम्यूनिटी कम से कम 8 to 9 मंथ्स की है। बाकी आगे बूस्टर आपको हर साल लगेगा नहीं लगेगा, ये समय ही बता पाएगा। ये भी नया चीज आया है अभी मार्केट में। इसके बारे में साल 2 साल जैसे बीतते जाएंगे वैसे एंटीबॉडीज लेवल चेक होते जाएंगे और उसके बाद अपने को समझाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी अपने को। आज जैसे वैक्सीन इंडिया में और दूसरे कंट्रीज में अप्रूव हुआ है, ये इमरजेंसी अप्रूवल हुआ है, तो इसकी लॉन्ग टर्म स्टडीज फिलहाल तो नहीं है। तो आपको बूस्टर लेना है नहीं लेना ये अपने को 1 साल बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन 8 से 9 महीने की इम्यूनिटी 100% है। ठीक है सर, 8 से 9 महीने, और उसके बाद हो सकता है कि जैसे जैसे स्टडीज आएंगी वैसे हमको वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। ओके, तो वो समझेगा समय के साथ साथ। हाँ सर, एक है, अगर सेम बूस्टर, इसका आंसर शायद हमने दे दिया है, सेम बूस्टर डोज इज अनअवेलेबल नाउ, देन कैन वी प्रोसीड विद सेकंड ऑप्शन? नो, आंसर इज नो। आंसर इज नो। और इसमें एक इसके ऊपर भी स्टडी चल रही है यूरोप में, मिक्स एंड मैच। हाँ, इसके ऊपर भी स्टडी चल रही है लेकिन अभी तक उसके रिजल्ट नहीं आए। इसको मिक्स एंड मैच ट्रायल चालू वो बोल रहे हैं उसको। जैसे किसी ने कोविशील्ड लिया है तो उसको बूस्टर डोज कोवैक्सीन का लगाया जा रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। अपन इसलिए इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हाँ, जिसने कोविशील्ड लिया है कृपया वो कोविशील्ड ले, भले थोड़ा लेट हो गया चलता है। हाँ, सही है। 1 महीने के बजाय 2 महीना हो गया तो भी चलता है। एक और चीज, थोड़ा सा वैक्सीन को लेके पैनिक है कि कुछ लोगों ने जो कोविशील्ड लगा लिया है तो अभी सेकेंड डोज कोविशील्ड अभी कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है, तो ये जल्दी अवेलेबल हो जाएगा पहली बात। और गलती से कभी अवेलेबल नहीं होता तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शिवाचार्य ने बताया कि मिक्स ये चालू है, तो कभी ऐसा होता है तो थोड़ी गैप के बाद आप दूसरा वैक्सीन शायद लगा पाए या आगे आ जाएगा। तो इसलिए जैसे कोविशील्ड ले लिया और कुछ लोगों को कोविशील्ड नहीं मिल रहा है तो उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप वेट कीजिए। वैसे भी अगर आपको 4 से 6 हफ्ते भी है तो 6 से 8 हफ्ते तक आप वेट कर सकते हैं, और ज्यादा इम्यूनिटी मिलती है और ज्यादा फायदा होता है। ओके, उसमें भी सर जैसे आपने और एक बोला सवाल है सर, कोविशील्ड का जो है, कोविशील्ड का जो है ये हाँ सर, मैक्सिमम एक्सपोर्ट होने के कारण इसका बहुत बार शॉर्टेज हो रहा है। और इसमें हाँ, अगर आप 4 हफ्ते की जगह 8 हफ्ते या 12 हफ्ते तक भी लगा तो जितना आप लेट लगाओगे 12 हफ्ते तक उतनी आपकी उतना इम्यूनिटी फायदा है, ज्यादा है। उतना फायदा कोवैक्सीन आपको इजीली अवेलेबल सब तरफ रहेगा, है। वो आप 4 हफ्ते में लगा सकते हैं। हाँ, ये और एक कोविशील्ड सवाल है सर, ग्रामीण क्षेत्र में हवा फैल रही है कि वैक्सीन लगाने से डेथ होती है, इसलिए लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे। तो हमारी आईएमए की जनता से अपील है कि कृपया ऐसे मैसेज प्रोपोगेट न करिए, और अगर ऐसे मैसेज आते हैं तो कृपया उसको खारिज करिए, और ऐसा मैसेज अपने तरफ से सभी को फॉरवर्ड करिए कि ये बिल्कुल गलत है। अभी अपने इंडिया में, ग्लोब पे जितने डॉक्टर्स है, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स है, सभी ने वैक्सीन लगाई है, और वैक्सीन के कारण डेथ जितनी समझिए 1 in 1 लाख यानी नथिंग है बिल्कुल। वो तो मेरी बिल्डिंग गिरने से भी हो सकता है, अभी उतने चांस है, उतने वैक्सीन से है। तो संजय, इसके बारे में डर मत रखिए। हाँ सर, शिबू सर। 1 in 1 लाख जैसे आपने बताया वो भी साइड इफेक्ट का है। तो वो भी साइड इनिशियली इफेक्ट वैक्सीन है। लगाएं, इनिशियली आपको 1 से 2 दिन तक बुखार, सर दर्द इस प्रकार का रह सकता है। अगर आपको खासतौर पे कोविशील्ड लगाने के 4 दिन से लेके 28 दिन तक हेडेक होता है, कन्वल्जन्स आते हैं, या किसी पैर में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो आपका उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। एंड 1 in 1 लाख इज एज गुड एज कि आपकी संभावना बिजली गिर के मरने की जो है उतनी ही है। लेकिन अगर आपको कोविड होता है तो 1% मॉर्टेलिटी है, इट इज एज गुड एज लाख में से 1000 लोग मर सकते हैं। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, बस लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट डोज वैक्सीन लगवाने के बाद पॉजिटिव आने पर सेकंड डोज कब लगवाए? कुलते मैम, कुलते मैम। आई कैन आंसर। फर्स्ट डोज वैक्सीन लगवाने के बाद पॉजिटिव आने पर सेकंड डोज कब लगवाना है? 4 to 6 weeks. ओके, 6 weeks इज द आंसर। ओके, तो थैंक यू ऑल पैनलिस्ट। और लास्ट में बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अभी विकास सर शायद डिस्कशन में नहीं आ पा रहे। एक हमारे ईएनटी साइड से, मैं ईएनटी सर्जन हूँ, जो भी पेशेंट को कोविड होके गया है, जो पेशेंट डायबिटीज है या नॉन डायबिटिक्स भी है, कुछ मेडिसिन या कुछ किसी भी चीज से क्या हो जाता है, किसी को अगर कोविड के बाद बहुत ज्यादा सीवियर सिर दर्द हो रहा है तो एक बहुत ही घातक बीमारी की संभावना आ रही है, जिसको हम लोग म्यूकर बोलते हैं, यानी फंगस, जो अपने साइनस के अंदर से ब्रेन तक चले जाता है। तो अगर आपको कोविड के बाद बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है तो कृपया अपने डॉक्टर से मिलिए। इस केस में हमको नहीं कर सकते, इस केस में हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कुछ जांच करते हैं, जैसे एंडोस्कोपी, क्योंकि ये बहुत घातक बीमारी है। इसमें कभी कभी पेशेंट की आंख तक निकालनी पड़ रही है, ये इन्फेक्शन ब्रेन तक जा रहा है, और कोविड से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर आपको
कोविड के बाद अगर आप आईसीयू में एडमिट हुए हो और उसके बाद अगर आपको आंखों से पानी आ रहा है या नाक से बहुत काला डिस्चार्ज आ रहा है और बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो उसको लाइटली मत लीजिए और कृपया अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। इसी के साथ मैं अभी, क्योंकि 7:30 बज गए हैं, मीटिंग कभी भी खत्म हो जाएगी, तो ऑन बिहाफ ऑफ IMA गोंदिया मैं और डॉक्टर पीयूष और गौरव, हम दोनों ने सेशन मॉडरेट किया और मैं सभी पैनलिस्ट का, विकास जैन सर मेरे ख्याल से शायद उनको कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो अभी हमारे साथ, अरे सर विकास सर वोट ऑफ थैंक्स आपको बोलना पड़ेगा अभी, नॉट देयर। बस मेरे तरफ से यही चीज, 3 चीजों का पालन करते रहिए। एक तो पैनिक मत होइए, वो 3 चीजों, स्टे हेल्दी, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अगर मैं सोशली कनेक्टेड रहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। विकास सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? 7:30 बज गए। एक्चुअल में क्या हो गया, बीच में नेटवर्क का इशू होने से आई वाज आउट, बट बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन, एक तो मैसेज ये रहेगा कि वैक्सीनेशन के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए। इसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने चाहिए, और उसके बाद में जैसा तुरकर सर बोल रहे थे कि प्रायोरिटी पे उन लोगों को फिर वैक्सीनेशन मिले जिन्होंने ब्लड डोनेशन दिया है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव मोटिवेट करते हुए उनको वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये एक जरूरी चीज रहेगी, एक अच्छा कदम रहेगा। इससे जो ब्लड का जो लिमिटेशन है वो खत्म होगा एटलीस्ट, नहीं तो 56 डे तक के हमें क्राइसिस से गुजरने के चांस रह सकते हैं। बिफोर कंक्लूडिंग मैं 1-2 मैसेजेस देना चाहूंगा हमारे IMA की तरफ से कि नेक्स्ट मीटिंग जो भी रहेगी उसमें हमारे कुछ प्रायोरिटी हमने डिसाइड किए कि 2-3 चीजों पे बहुत ज्यादा आजकल जो चल रहा है उस पे हम इंटेंसिविस्ट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्लाज्मा से रिलेटेड डिस्कशन होगा, टोसिलिजिमाब या अदर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आजकल पूरे देश में अवेलेबल नहीं है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी जरूरत है, क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तीसरा, ऑब्स्टेटिक केयर के बारे में हम कुछ गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे जो हमारे बहुत सारी जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसको सॉल्व करें। कंक्लूड करने के पहले मैं गोंदिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे काम कर रही है, उसमें एक ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन जो दौड़ के रोज प्लाज्मा कलेक्ट कर रही है, उनके ग्रुप के जो लोग हैं वो एक्टिवली लगे हुए हैं और सिर्फ ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए नागपुर से डोनर्स को बुलवा रहे हैं और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करके प्लाज्मा डोनेट करा रहे हैं और जान बचा रहे हैं। यह प्लाज्मा कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, इसके बारे में भी बहुत कुछ क्लियर और बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में 100% डिस्कस करेंगे। और इस एक और चीज, मुझे थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स का भी चांस दिया गया है। मुझे लगता है कि इस बार गौरव ने वोट ऑफ थैंक्स देना चाहिए। गौरव आप हो क्या? सर गौरव म्यूटेड है। ओके ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो आज के गेस्ट है घनश्याम तुरकर सर, कोलते मैडम व शिबू आचार्य, तीनों को मैं बहुत थैंक्सफुल हूं कि उन्होंने अपना टाइम दिया और सभी की बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो थे उसको क्लियर किया। मैं ऑल दी हमारे साथ में जितने भी गेस्ट और लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनका भी थैंक्सफुल हूं। मैं इसके साथ ही जो YouTube और Facebook लाइव में जो जुड़े हैं हमारे दोस्त लोग, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपना टाइम निकाला, जिन्होंने बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स को समझने की, और लोगों को, इसमें बहुत सारे सोशल वर्कर साथ में जुड़े हुए, मैं इतने सारे लोगों के नाम देख रहा हूं, वो लोग जुड़े हुए, और मुझे मालूम है यही चीजें सब लोगों को बताने वाले हैं, लोगों के दिमाग से कोविड को लेकर भ्रम दूर करने वाले हैं, तो उन सभी को मैं थैंक्स देना चाहूंगा। इसके साथ ही मेरे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय भगत, डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर गौरव, इनका भी मैं थैंक्स देना चाहूंगा। इस सबके साथ मुझे लगता है हमें ये सेशन कंप्लीट करना चाहिए। IMA गोंदिया थैंक्स एवरीबॉडी। और मैं इसके साथ ही हमारे IMA गोंदिया के सभी मेंबर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मुहिम में इन्वॉल्व है, पब्लिक अवेयरनेस में इन्वॉल्व है, और साथ ही कोविड केयर के लिए 24 घंटा अपना जो कोविड सेंटर चलाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सभी का थैंक्स बोलना